अर्ज किया है माहौल होगा तूफानी, माहौल होगा तूफानी जब मिल बैठेंगे आप मैं और ट्रिग्नोमेट्री की कहानी। बोलो वाह वाह। तो हेलो दोस्तों, मैं हूं प्रिंस और स्वागत करता हूं आपका अड्डा 24/7 क्लास 9th एंड 10th चैनल पे। तो मैं हूं आप लोगों का मैथ्स मेंटोर और हम क्लास 10th की मैथमेटिक्स में अपना अगला चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री आज से शुरू कर देंगे। जी हां सर, बहुत अवेटेड चैप्टर, एक ऐसा चैप्टर जो कि अच्छे स्टूडेंट्स की हालत खराब कर देता है। लेकिन मैं आपको गारंटी देता हूं इस लेक्चर के बाद ट्रिग्नोमेट्री के प्रति आपका मैं नजरिया बदल दूंगा, क्योंकि इस लेक्चर में इतना आपको मजा आने वाला है, इतना आप एंजॉय करने वाले हो कि पूछो ही मत सर। तो आज के लेक्चर से हम अपने ट्रिग्नोमेट्री की कहानी की शुरुआत कर देंगे। अब समझना बात को सर, जिस तरीके से हमारी ह्यूमन बॉडी में बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गन होता है हार्ट, उसी तरीके से अगर ट्रिग्नोमेट्री एक ह्यूमन बॉडी की तरह है तो ट्रिग्नोमेट्री का हार्ट होता है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। अब आप इसको ट्रिग्नोमेट्री के अंदर का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक बोल लो, एक चैप्टर बोल लो, आपकी मर्जी है। तो आज के लेक्चर में अपने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के सारे कंसेप्ट्स को एक ही बार में धुएं में उड़ा देंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए लेक्चर की कहानी को शुरू करते हैं। तो ट्रिग्नोमेट्री एक ऐसा चैप्टर जो कि अच्छे क्लास 10 स्टूडेंट्स के दिमाग में खौफ भर देता है, डर भर देता है। मतलब इस चैप्टर से क्लास 10th के स्टूडेंट्स बिल्कुल भूत की तरह डरते हैं। मतलब जब हम क्लास 9th में थे तो उसी समय से मैथ्स के टीचर ऐसे बात किया करते थे कि 10th में आपको एक ऐसा चैप्टर मिलेगा जो कि आपकी हालत खराब कर देगा, जो कि आपके दिमाग के साथ खेलेगा, जो कि आपको परेशान करके रख देगा। वो चैप्टर अच्छों की हवा निकाल देगा। इस तरीके से क्लास 9 से ही टीचर हमें डर बैठाया करते थे, बोला करते थे कि सच में लगता है कि ट्रिग्नोमेट्री कोई चैप्टर नहीं, कोई भूत है जो कि आगे जाके हमें मिलने वाला है। तो ये जो 9 से हमारे अंदर डर बैठाया गया है ट्रिग्नोमेट्री का, क्या सच में इतना ज्यादा इस चैप्टर से हमें डरने की जरूरत है? क्या सच में इतना खौफनाक चैप्टर है? क्या सच में ये चैप्टर नहीं भूत है? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है सर। यहां पे मैं आपको बताना चाहूंगा, प्रिंस सर आपको ये बोलना चाहेंगे कि ये चैप्टर एक बहुत आसान चैप्टर है, बशर्ते आपको ये पता होना चाहिए कि पढ़ना कैसे है, चीजों को कनेक्ट करते हुए बिल्कुल कहानी की तरह। और प्रिंस सर आपको बिल्कुल गारंटी देते हैं कि आप लोगों के लिए चैप्टर बिल्कुल हलवा बना देंगे, बिल्कुल आसान बना देंगे, चैप्टर को बिल्कुल धुआं कर देंगे सर, बहुत इजीली। बहुत इजी चैप्टर है, बस पढ़ना कैसे है ये हमें पता होना चाहिए। तो कोई डरने वरने वाली बात नहीं है सर, इस चैप्टर से बिल्कुल भी मत डरना और पढ़ने में बहुत मजा आएगा। और इस चैप्टर की सबसे खास बात यह है ना सर कि ये चैप्टर आपका साथ कभी नहीं छोड़ता। मतलब कि इसमें भूत वाला एक गुण है कि ये कभी भी आपका साथ नहीं छोड़ता है सर। यानी कि आप 10th में पढ़ोगे, फिर अगर आप सोचोगे कि 11th में जाके आपको मैथ्स लेनी है, फिर ये चैप्टर आएगा और बड़ा बन के आएगा। फिर 12th में भी ये चैप्टर आएगा। 11th 12th के दूसरे चैप्टर के सवालों में बीच में ये आएगा। अगेन आगे जाके मान लो आप कोई इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्जाम देते हो, वहां पे भी आएगा। मान लो तुम सोचते हो कि एसएससी का कोई बढ़िया एग्जाम देंगे, कोई ऑफिसर वाला एग्जाम देंगे, अगर उसमें मैथ्स आती है वहां पे भी आएगा। तो ये जो चैप्टर है सर, ये अब आपका साथ नहीं छोड़ने वाला है, अभी से जान लो। मतलब ये चैप्टर बिल्कुल आपके साथ साथ रहेगा। तो जो भी स्टूडेंट्स ये सोच के चल रहे हैं कि यार 10th में यही टफ है ना, बाकी तो इजी है, तो इसको छोड़ के चलते हैं, कोई बात नहीं, 10th में छोड़ दिया, आगे मिलने नहीं वाला है, तो वो एक गलत फहमी में जी रहे हैं। क्योंकि ये अभी तो मिलेगा ही, आगे कई बार मिलेगा, और एक बार तुमने छोड़ दिया तो बार बार तुमको दिक्कत होगी। तो ज्यादा बेहतर यही है कि प्रिंस सर के साथ मजेदार तरीके से इस चैप्टर की कहानी को अच्छे से पढ़ लेते हैं। तो आपने यहाँ पे इस चैप्टर का इंपॉर्टेंस भी जान लिया कि कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। 10th में तो पढ़ना ही है सर, आगे जाके भी ये चैप्टर हमें बार बार अलग अलग जगह मिलने वाला है सर। तो बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर, और सच में बोलूंगा बहुत आसान चैप्टर है, बस आपको पढ़ना आना चाहिए। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए अपने लेक्चर की कहानी को शुरू करते हैं। तो ये जो चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री है सर, इसको डिस्कवर किसने किया था?
तो एक्चुअली में तो इंडियंस ने ही डिस्कवर किया था, लेकिन आपको तो पता है सर कि हिस्ट्री में कभी भी इंडियंस को जल्दी क्रेडिट तो नहीं मिला है सर। तो क्रेडिट कौन ले गए? तो क्रेडिट हमारे ग्रीक भाई ले गए। कौन ले गए सर क्रेडिट? ग्रीक भाई ले गए। यानी कि इसकी डिस्कवरी के लिए ग्रीक्स को ही क्रेडिट दिया जाता है। अब समझना सर, ये नाम हमें सुनने में डरावना जरूर लगता है, ट्रिग्नोमेट्री, अरे बाप रे बड़ा भयंकर सा नाम है सर। लेकिन यहां पे मैं कहना चाहूंगा कि ये जो नाम है ना, इस नाम के अंदर चैप्टर की पूरी कहानी छिपी है। कैसे समझते हैं, ध्यान से सुनना। तो ये जो इंग्लिश वर्ड है ट्रिग्नोमेट्री, ये ट्रिग्नोमेट्री दो पार्ट से मिलकर बना है, ट्रिगोनो और मेट्री। देखो मैंने अंडरलाइन किया है, ट्रिगोनो और मेट्री, यानी इन दो वर्ड को कंबाइन करके ट्रिग्नोमेट्री बनाया गया है। और ये जो इंग्लिश वर्ड्स है ना, ट्रिगोनो और मेट्री, ये एक्चुअली में दो ग्रीक वर्ड से आए हैं। कौन कौन से ग्रीक वर्ड? तो ट्रिगोनो वर्ड जो आया है, ये ग्रीक वर्ड ट्रिगोनन से आया है, और ये जो इंग्लिश का मेट्री वर्ड है, ये ग्रीक वर्ड मेट्रन से आया है। तो दिमाग में रखिएगा सर कि खोजने वाले ग्रीक्स ही थे। तो एक्चुअली में उन्होंने वर्ड दिया था ट्रिगोनन और मेट्रन, इन्हीं को इंग्लिश में कन्वर्ट करके ट्रिगोनो और मेट्री बना दिया और मिला के ट्रिगोनोमेट्री बना दिया। तो एक्चुअली में ये दो वर्ड से मिलके बना है, और मेरे वर्ड्स हैं ट्रिगोनन और मेट्रन। अब इनका मतलब क्या होता है सर? तो ट्रिगोनन का मतलब होता है ट्रायंगल, बिल्कुल सिंपल। ट्रिगोनन का क्या मतलब होता है सर? ट्रायंगल। और मेट्रन का क्या मतलब होता है सर? तो मेट्रन का मतलब होता है अ मेजर, यानी कि कोई मेजरमेंट, यानी कि किसी चीज को नापना, किसी चीज को मापना। ठीक है सर। तो ट्रिगोनन का मतलब है ट्रायंगल, और मेट्रन का मतलब है किसी चीज को मेजर करना, किसी चीज को नापना। अब समझना, लॉजिक आपका काम करना चाहिए। तो ट्रिग्नोमेट्री क्या है? इन्हीं दो वर्ड्स का कॉम्बिनेशन है, इन्हीं दो वर्ड्स का जोड़ है। तो कर दो दोनों बातों को कंबाइन। तो ट्रिगोनन का मतलब हुआ ट्रायंगल, मेट्रन का मतलब हुआ किसी चीज को मेजर करना, किसी चीज को मापना। दोनों बात को कंबाइन कर देंगे, ट्रिग्नोमेट्री बन जाएगा, और मतलब निकल के आ जाएगा। क्या मतलब निकल के आ जाएगा? तो मतलब निकल के आएगा ट्रायंगल के अंदर किसी चीज को मेजर करना, ट्रायंगल के अंदर किसी चीज को नापना। तो यहां पे हमें चैप्टर क्या है यह समझ में आ गया। इस चैप्टर में क्या होने वाला है सर? तो बिल्कुल सिंपल लफ्जों में, इस चैप्टर के अंदर हम किसी ट्रायंगल के अंदर किसी चीज को मेजर करने वाले हैं, किसी ट्रायंगल के अंदर किसी चीज को नापने वाले हैं। बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर। अब देखो आगे। तो ट्रायंगल के अंदर किसी चीज को मेजर करने वाले हैं, ट्रायंगल के अंदर किसी चीज को नापने वाले हैं। तो मुद्दा यह है सर कि ट्रायंगल के अंदर मेजर करने वाली चीज ही क्या हो सकती है, ट्रायंगल के अंदर नापने वाली चीज ही क्या हो सकती है। तो मुझे बहुत अच्छे से पता है कि एक ट्रायंगल के अंदर क्या मेजर किया जा सकता है, क्या नापा जा सकता है। कहोगे सर कि ट्रायंगल के अंदर मेनली दो ही ऐसी चीजें होती हैं जो कि मेजर की जा सकती हैं, जो कि नापी जा सकती हैं। क्या क्या सर? तो एक तो आपके ट्रायंगल के साइड्स हो गए, और एक आपके एंगल्स हो गए। तो ट्रायंगल में मेजर करने के लिए, ट्रायंगल में नापने के लिए क्या मेरे पास है सर? तो कहोगे ट्रायंगल में मेजर करने के लिए, ट्रायंगल में नापने के लिए मेरे पास साइड्स हैं और एंगल्स की कहानी है। तो अब बिल्कुल परफेक्ट डेफिनेशन मेरे सामने आ चुकी है कि ये चैप्टर मुझे ये सिखाता है कि एक ट्रायंगल के अंदर एंगल और साइड की कहानी कैसे मेजर करते हैं, कैसे नापते हैं। ये चैप्टर मुझे सिखाता है कि एक ट्रायंगल के अंदर एंगल की कहानी और साइड की कहानी को कैसे मेजर करते हैं, कैसे नापते हैं। तो चैप्टर का क्या काम है, चैप्टर क्या करता है, ये समझ में आ गया। तो ये वाली डेफिनेशन अब बिल्कुल क्लियर हो चुकी है। बोला जा रहा था सर कि ट्रिग्नोमेट्री इज अ ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स विच डील्स विद द मेजरमेंट ऑफ द साइड्स एंड एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल। तो ये चीज बिल्कुल क्लियर हो चुकी है कि ये मैथमेटिक्स की एक ऐसी ब्रांच है जो कि किसके साथ डील करती है, तो एक ट्रायंगल के साइड और एंगल के मेजरमेंट के साथ डील करती है। यानी कि यहां पे क्या होने वाला है, यहां पे ट्रायंगल के अंदर साइड और एंगल का मेजरमेंट होने वाला है। दैट्स इट। तो ये वर्ड ट्रिग्नोमेट्री कहां से आया, क्या मतलब है, इसके अंदर क्या पढ़ते हैं, ये हम यहां पे क्लियर हो चुके। अब मन में एक सवाल आता है। सवाल ये आता है
कि सर ट्रायंगल के साइड और एंगल मेजरमेंट के लिए ऑलरेडी हमारे पास चीजें थी। कहोगे सर अगर साइड के मेजरमेंट पे बात की जाए तो हमारे पास स्केल्स हैं, इंच टेप्स हैं मेजर करने के लिए, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर एंगल के मेजरमेंट पे बात की जाए सर तो हमारे पास बहुत सारे इक्विपमेंट्स हैं, हमारे पास प्रोटेक्टर है, कंपास है। तो सर ट्रायंगल के साइड और एंगल दोनों ही चीजों के मेजरमेंट के लिए हमारे पास ऑलरेडी बहुत सारी चीजें थी। तो जब ऑलरेडी इतनी सारी चीजें थी सर तो एक पूरा नया चैप्टर बनाने की क्या आवश्यकता थी? तो बिल्कुल आवश्यकता थी। क्यों सर? क्योंकि हर सिचुएशन में आपके पास इक्विपमेंट्स हो कोई जरूरी नहीं है सर। हर सिचुएशन में उन इक्विपमेंट्स को आप यूज कर पाओ कोई जरूरी नहीं है सर। क्योंकि जो एग्जिस्टिंग मैथमेटिक्स मेरे पास अवेलेबल थी वो हमें कम पड़ रही थी, वो हमें कम लग रही थी। एग्जिस्टिंग मैथमेटिक्स से इस सिचुएशन में काम नहीं हो पा रहा था बहुत अच्छे से। हमें एक ऐसे मैथमेटिक्स के ब्रांच की जरूरत थी जो कि इस काम को हमारे लिए और बेहतर और आसान बना सके। इसी वजह से ट्रिग्नोमेट्री पिक्चर में आया। तो यहां पे हमने ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड बहुत कुछ इंपॉर्टेंट समझा। ठीक है सर। अब यहां पे जब हम बात कर रहे थे तो हमने बोला कि ट्रिग्नोमेट्री के अंतर्गत एक ट्रायंगल में हम साइड और एंगल की कहानी को मेजर करते हैं। उसी मेजरमेंट की जो पढ़ाई है वही पढ़ाई ट्रिग्नोमेट्री कहला जाती है। अब यहां पे साइड के बारे में सब कुछ सिंपल है, ज्यादा कुछ डिस्कस करने की जरूरत है नहीं सर। हम थोड़ा सा एंगल पे चलते हैं। तो एंगल के बारे में थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं क्योंकि एंगल के बारे में ऑलरेडी हमने 9th में बहुत कुछ पढ़ा था। ध्यान से सुनिएगा। तो ट्रिग्नोमेट्री के डेफिनेशन में अभी हमने जाना कि इस चैप्टर के अंतर्गत हमें एक ट्रायंगल में एंगल मेजरमेंट से रिलेटेड कुछ पढ़ना है, कुछ जानना है। यानी कहानी में एंगल मेजरमेंट पे बात हुई तो थोड़ा सा एंगल फॉर्मेशन के कंसेप्ट को रिवाइज कर लेते हैं। तो कहोगे सर कि बचपन के क्लासेस से पढ़ते हुए आ रहे हैं कि एंगल की कहानी कैसे कैसे बन सकती है, किस किस सिचुएशन में बन सकती है। बचपन की क्लासेस से पढ़ते हुए आ रहे हैं, उन बातों को रिवाइज कर लेते हैं। तो अब मेरे लफ्जों को बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। तो अगर मैं क्लास 10th लेवल पे बात करूं तो 10th लेवल के हिसाब से मैं ये बोल दूंगा कि अगर दो लाइन सेगमेंट्स इंटरसेक्ट कर रहे हो वहां पे एंगल की कहानी आ सकती है। इसको एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। मान लो सर ये आपका एक लाइन सेगमेंट, अगेन यहां पे मान लो सर ये आपका एक और लाइन सेगमेंट। तो अगर लाइन सेगमेंट्स इंटरसेक्ट कर रहे हो सर तो वहां पे भी एंगल की कहानी आ जाती है, कोई दिक्कत नहीं है। अब अगर कोई मुझसे बोले कि यहां पे आप एंगल की कहानी बना के दिखाइए, इजीली बना सकते हैं। हम उसको बोल देंगे इस तरीके से, इस तरीके से, इस तरीके से, इस तरीके से एंगल की कहानी बनाई जा सकती है। अगेन हमने अपनी छोटी क्लासेस में सीखा है, इसी वजह से 10th लेवल के लिए हम ये बोल सकते हैं कि अगर दो स्ट्रेट लाइंस इंटरसेक्ट कर रहे हो तो भी एंगल की कहानी बनाई जा सकती है। एग्जांपल से समझते हैं। मान लो ये मेरा एक स्ट्रेट लाइन हो गया और मान लो ये मेरा दूसरा स्ट्रेट लाइन हो गया सर। तो यहां पे भी एंगल की कहानी बनाई जा सकती है। कैसे? तो हम बोल देंगे सर कि एंगल की कहानी ऐसे बनाई जा सकती है, ऐसे बनाई जा सकती है, ऐसे बनाई जा सकती है, ऐसे भी बनाई जा सकती है। अगेन हमने ये सीखा है अपनी बचपन की क्लासेस में। और अगेन मैं 10th लेवल पे ये बोल सकता हूं कि दो रेस के कॉम्बो के मदद से भी एंगल की कहानी बनाई जा सकती है। रे क्या होता है ऑलरेडी हमें पता है। हमें पता है सर कि रे एक ऐसी एंटिटी होती है जहां पे दो एंड्स में से एक एंड पे एंड पॉइंट होता है और दूसरा एंड अनंत की तरफ चलता ही जाता है। इसी वजह से उस एंड को हम एरो से रिप्रेजेंट करते हैं। यानी कि कुल मिला के सर एक रे को कुछ इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। एक ऐसी एंटिटी जहां पे दो एंड्स हैं, दो एंड्स में से एक एंड पे एंड पॉइंट है, दूसरे एंड पे मेरा ये रे अनंत की तरफ चलता जाता है। इसी वजह से उसको हम एरो से रिप्रेजेंट करते हैं। तो आप रेस के कॉम्बिनेशन की मदद से भी एंगल फॉर्मेशन पे बात कर सकते हो। कैसे सर? समझते हैं। तो मान लो वो एक रे बनाया, अब मान लो एक और रे मैं कुछ इस तरीके से बना देता हूं।
तो यहां पे भी एंगल फॉर्मेशन पे बात कुछ इस तरीके से की जा सकती है। ये लो बन गया सर हमारा एंगल। तो अगर 10th लेवल पे बात की जाए सर, तो एंगल फॉर्मेशन कैसे कैसे किया जा सकता है, बहुत सारे कंसेप्ट्स हम ऑलरेडी जानते हैं, सबको हमने यहां पे रिवाइज कर लिया। अब समझना सर, इसी एंगल फॉर्मेशन की बात को एक और मजेदार तरीके से भी बोला जा सकता है। कैसे, ध्यान से सुनना। तो इस मजेदार तरीके में हम चीजों को समझने के लिए एक रे का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है सर। तो ये हमने एक रे का इस्तेमाल किया है और ये रे अभी फिलहाल इस ओरिजिनल पोजीशन पे है, ये रे अभी फिलहाल इस वाले इनिशियल पोजीशन पे है। पोजीशन है आपकी OA। अब ऑब्वियस सी बात है सर, रे है तो एक एंड पे एंड पॉइंट होगा, दूसरे एंड पे एरो लगा होगा। समझना बात को। अब ये जो मेरी रे ओरिजिनल पोजीशन पे है, इनिशियल पोजीशन पे है, यहां पे मैंने ये किया कि मैंने अपने इस रे को इस वाले एंड पे बिल्कुल फिक्स कर लिया। इस एंड पे मैंने रे को फिक्स कर लिया है और इस एंड पे ये अभी भी मूव कर सकता है सर। तो मैंने यहां पे रे की सेटिंग ऐसे की है कि अपने रे को इस एंड पे बिल्कुल फिक्स कर लिया है, इस एंड पे ये अभी भी मूव कर सकता है। यानी कि अगर मैं अब अपने रे को मूव करवाने की कोशिश करूंगा सर, तो मेरा जो रे है ये इसके अबाउट, क्योंकि इसके अबाउट फिक्स्ड है सर, इसके अबाउट मेरा जो रे है ये कुछ इस तरीके से या इस तरीके से मूवमेंट दे सकता है, कोई दिक्कत नहीं है सर। मेरा जो रे है ये इस फिक्स्ड पॉइंट के अबाउट कुछ इस तरीके से या इस तरीके से मूव कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां पे मान लो ऐसा किया मैंने कि ये जो मेरे रे की इनिशियल पोजीशन थी, यहां से मैं इसको मूव करवा के इसके अबाउट यहां पे ले आया। तो ये इनिशियल पोजीशन थी, अब ये मेरे रे की फाइनल पोजीशन है। तो यहां पे इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच में अगेन इस तरीके से एंगल फॉर्मेशन पे बात की जा सकती है सर, समझने में कोई दिक्कत नहीं है। तो एंगल फॉर्मेशन की बात आप ऐसे भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई इशू नहीं है। अब मुद्दे पे आते हैं। मुद्दा यह है सर कि एक एंगल के बारे में कई तरीके से बात की जा सकती है, कई तरीके से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। या तो आप एक्चुअल मेजरमेंट ले लो, जैसे कि आपने नाप लिया, आपने मेजर कर लिया कि कोई एंगल है 10 डिग्री, 5 डिग्री, 2.5 डिग्री, 15 डिग्री, 60 डिग्री, 70 डिग्री। या फिर अगर आपने एंगल मेजर नहीं किया है सर, तो उस सिचुएशन में हम किसी सिंबल या किसी वेरिएबल का इस्तेमाल करते हैं अपने एंगल को रिप्रेजेंट करने के लिए। तो अभी तक जो हमने कहानी सीखी है उसके हिसाब से हमें पता है सर कि एक एंगल को वेरिएबल की मदद से, सिंबल की मदद से कई तरीके से रिप्रेजेंट किया जा सकता है। जैसे एग्जांपल के लिए x डिग्री, y डिग्री, z डिग्री, p डिग्री, q डिग्री, r डिग्री, a डिग्री, b डिग्री, c डिग्री, इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जा सकता है या फिर इस तरीके से भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है। तो ध्यान से सुनना। अब अगली बार कभी भी चैप्टर में या कहीं पे भी मैथ्स में ये टर्म्स देखना ना, ये सिंबल्स देखना, तो घबराना मत, क्योंकि ये जो सिंबल्स हैं ये सिंपली एंगल को रिप्रेजेंट करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। दैट्स इट, कुछ अलग नहीं है सर। सिंपली किसी एंगल को रिप्रेजेंट करने के लिए हम इन सारे सिंबल्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे हम x डिग्री, y डिग्री, z डिग्री का करते हैं, वैसे ही इनका भी इस्तेमाल किया जा सकता है। अब ये क्या है, इनको क्या पढ़ते हैं, कैसे ड्रॉ करते हैं, एक बार देख लेते हैं फटाफट, ध्यान से सुनना। तो ये वाला जो सिंबल है सर, इसको पढ़ते हैं थीटा। क्या पढ़ते हैं सर? थीटा। इस सिंबल को बनाते कैसे हैं? तो तरीका यह है सर कि एक पिचका हुआ सर्कल बना लो और इस तरीके से उसको बीच से काट लो, तो यही आपका हो गया थीटा। इस सिंबल को क्या कहते हैं सर? अल्फा। तो ये सिंबल थोड़ा सा इन्फिनिटी जैसा लगता है, लेकिन थोड़ा सा अलग है, इस तरीके से ड्रॉ किया जाता है। तो क्या पढ़ते हैं सर? अल्फा पढ़ते हैं। कैसे बनाते हैं ये आपको बता दिया। अब ये जो सिंबल है सर, ये थोड़ा सा बी जैसा लगता है, इसको बेटा नहीं पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं सर? इसको बीटा पढ़ते हैं। तो ये बेटा नहीं लिखा है मैंने, क्या लिखा है? बीटा लिखा है सर। तो सिंबल बी जैसा ही बनता है। कैसे? एक डंडा बना दो और यहां पे एक इस तरीके से लटकता हुआ बी बना दो, तो यही आपका क्या हो गया? बीटा हो गया। तो ये सिंबल कहला गया आपका बीटा। और ये सिंबल क्या हो गया सर? ये आपका गामा हो गया। ये सिंबल क्या हो गया? गामा हो गया। थोड़ा सा वाई जैसा लगता है। कैसे बनाते हैं सर? सिंपल है, ऐसे कर लो, ऐसे कर लो, ये आपका गामा हो गया।
तो जिस तरीके से एंगल को रिप्रेजेंट करने के लिए कई वेरिएबल्स, कई सिंबल्स का इस्तेमाल किया जा सकता है, इनका भी इस्तेमाल किया जा सकता है। तो आगे जाके जब चैप्टर में ये चीज़ें मिलेंगी तो घबराना मत, क्योंकि सिंपली किसी एंगल को रिप्रेजेंट करने के लिए इनका इस्तेमाल किया गया होगा। ये समझ में आना चाहिए। अब सुनना बात को। ट्रिग्नोमेट्री ना ह्यूमन बॉडी की तरह है। क्या मैंने बोला? मैंने बोला ट्रिग्नोमेट्री बिल्कुल ह्यूमन बॉडी की तरह है। जिस तरीके से ह्यूमन बॉडी में बहुत सारे इंपॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं, उसी तरीके से ट्रिग्नोमेट्री एक बहुत बड़ा कंसेप्ट है। इसके अंदर बहुत सारे सब पार्ट्स होते हैं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। जिस तरीके से ह्यूमन बॉडी में कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं जैसे कि हार्ट, जैसे कि माइंड, उसी तरीके से ट्रिग्नोमेट्री के इस बड़े से कंसेप्ट में भी कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स होते हैं जो कि इनका हार्ट और माइंड होते हैं। तो इसमें सबसे पहले अपने ट्रिग्नोमेट्री के हार्ट को डिस्कस करेंगे, जो कि जान है ट्रिग्नोमेट्री की, और वो जान है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। तो ट्रिग्नोमेट्री एक बहुत बड़ा कंसेप्ट है। इसके अंदर बहुत सारे सब चैप्टर्स हैं, सब पार्ट्स हैं। उन्हीं में से एक है आपका ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। इसी को शॉर्ट फॉर्म में कई बार हम टी रेशियोज भी बोलते हैं सर। तो आप पूरा बोलो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो या टी रेशियो, एक ही बात है सर। तो यहां पे सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्री में थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के बारे में, ट्रिग्नोमेट्री के हार्ट के बारे में जानने की कोशिश करेंगे कि क्या कहानी है, कहानी की क्या इंपॉर्टेंस है। ये सारी चीजें समझने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। तो अभी अभी हमने ट्रिग्नोमेट्री के डेफिनेशन में ये जाना, ये समझा कि सर जब हम ट्रिग्नोमेट्री में बात करते हैं तो हम किसी ट्रायंगल के एंगल या साइड के मेजरमेंट पे बात करते हैं। अभी देखा ना सर कि जब हम ट्रिग्नोमेट्री में बात करते हैं तो हम किसी ट्रायंगल के साइड या एंगल मेजरमेंट पे बात करते हैं। अब ये सुनते ही मन में ख्याल आता है, ये सवाल आता है कि सर आप बोल रहे किसी ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल? क्योंकि हमें तो बहुत सारे टाइप के ट्रायंगल के बारे में पता है सर। हमने पढ़ा है ट्रायंगल बहुत टाइप के हो सकते हैं। ट्रायंगल एक्यूट एंगल ट्रायंगल हो सकता है, ट्रायंगल ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल हो सकता है, ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल हो सकता है, ट्रायंगल स्केलेन ट्रायंगल हो सकता है, इक्विलैटरल ट्रायंगल हो सकता है, आइसोसेलेस ट्रायंगल हो सकता है। तो कौन सा ट्रायंगल? तो मन में डाउट आ रहा है कि सर ये बताइए, क्या ट्रिग्नोमेट्री हर टाइप के ट्रायंगल पे बात कर सकता है या फिर कोई स्पेसिफिक टाइप के ट्रायंगल पे ही बात करेगा? तो जवाब बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बिल्कुल दिमाग में रखिएगा, कॉपी पे भी लिख लीजिए, ध्यान से सुनिएगा। अगर हम क्लास 10th लेवल पे बात करें तो 10th लेवल पे आपको दिमाग में रखना है कि ट्रिग्नोमेट्री बिल्कुल एक स्पेसिफिक टाइप के ट्रायंगल पे बात करती है। ट्रिग्नोमेट्री सिर्फ और सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल पे ही बात करती है और किसी दूसरे टाइप के ट्रायंगल पे बात नहीं करती है। तो 10th लेवल पे, क्लास 10th लेवल पे आपको यह दिमाग में रखना है कि ट्रिग्नोमेट्री की कहानी के लिए कभी भी कोई ट्रायंगल आएगा तो हमेशा एक राइट एंगल ट्रायंगल ही होना चाहिए, दूसरा ट्रायंगल नहीं चलेगा। दूसरे ट्रायंगल में आप ट्रिग्नोमेट्री नहीं लगा पाओगे। अगर आपको ट्रिग्नोमेट्री लगाना है तो राइट एंगल ट्रायंगल ही चाहिए बॉस, और कोई ट्रायंगल नहीं चलेगा। बिल्कुल कंठस्थ तरीके से इस बात को याद रखिएगा। क्या दिमाग में रखोगे सर? ट्रिग्नोमेट्री माने राइट एंगल ट्रायंगल। बिल्कुल सिंपल एंड सटीक तरीके से क्लास 10th लेवल पे आप ये दिमाग में रखोगे, ट्रिग्नोमेट्री माने राइट एंगल ट्रायंगल। यानी ट्रिग्नोमेट्री लगाने के लिए कोई भी ऐरा गहरा नत्थु गहरा ट्रायंगल नहीं चलेगा, हम एक स्पेसिफिक टाइप का ही ट्रायंगल चलेगा, वो एक राइट एंगल ट्रायंगल ही होना चाहिए। तो ट्रिग्नोमेट्री लगानी है तो राइट एंगल ट्रायंगल ही चाहिए और कोई दूसरा ट्रायंगल नहीं चलेगा। समझ में आया सर? बिल्कुल आना चाहिए। ठीक है सर, ये बात क्लियर हो गई। अब देखो यहां पे, तो अभी अभी हमने ये भी जाना कि जिस तरीके से ह्यूमन बॉडी के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स, कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं जैसे कि माइंड और हार्ट, वैसे ही ट्रिग्नोमेट्री भी सर एक बहुत बड़ा कंसेप्ट है, अपने आप में एक यूनिवर्स है सर ट्रिग्नोमेट्री।
तो ट्रिग्नोमेट्री को अगर हम एक ह्यूमन बॉडी की तरह ट्रीट करें तो ट्रिग्नोमेट्री में भी कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स होते हैं जो कि चैप्टर की तरह हम पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम ट्रिग्नोमेट्री के हार्ट के बारे में जान रहे हैं, जो कि क्या होता है सर? जो कि होता है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। इसी को हम टी रेशियोज भी कहते हैं, अभी मैंने आपको बताया। तो अब मन में ख्याल ये आता है, सवाल ये आता है सर कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की आखिर जरूरत ही क्यों लगी? मैथ में इतना कुछ इन्वेंट हो चुका है सर, तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की आखिर जरूरत लगी ही क्यों सर? हमारे पास जो पहले से मैथ थी क्या वो कम पड़ी थी सर? इतनी सारी मैथ्स है, वो भी आप बोल रहे हो कम पड़ी थी सर। तो ऑलरेडी जो हमारे पास अवेलेबल मैथ थी क्या वो इतनी कम पड़ गई थी कि हमें एक नया मैथ बनाने की जरूरत पड़ गई थी? तो जी हां, बिल्कुल, हमारे पास जो एग्जिस्टिंग मैथ्स थी वो कम पड़ गई थी, इसी वजह से नए मैथमेटिक्स की जरूरत पड़ी। क्यों कम पड़ गई थी, एक एग्जाम्पल से समझते हैं, ध्यान से सुनना। मान लो एक सिचुएशन है आपके पास, सिचुएशन में मैंने आपके सामने एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाया, ध्यान से सुनना। अब इस राइट एंगल ट्रायंगल में मैं आपको बता दे रहा हूं कि ये वाला जो साइड है यह है 5 सेंटीमीटर का। मैंने आपको यह भी बता दिया कि ये वाला जो एंगल है यह है 30 डिग्री का, ठीक है। अब मेरा सवाल आपसे है कि फटाफट मेरे को ये साइड निकाल के बताइए या फिर ये साइड निकाल के बताइए। तो आप क्या जवाब दोगे? आप सवाल देके कहोगे अरे सर क्या हलवा सवाल दिया है, इजीली सॉल्व कर सकते हैं। सर आप ही ने सिखाया था, कभी भी किसी राइट एंगल ट्रायंगल में अगर साइड लेंथ पे बात करनी है तो पाइथागोरस बाबा हमारे सपोर्ट के लिए हमेशा रहते हैं, यानी पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे सर, सवाल धुएं में उड़ा देंगे और मस्त जेब में हाथ डाल के आप यहाँ पे कहोगे सर इजीली बन जाएगा। लेकिन आप अटक जाओगे। क्यों अटक जाओगे? तो कहोगे कि सर पाइथागोरस थ्योरम की मदद से तुम साइड लेंथ तब निकाल पाते अगर तुमको 3 में से कोई 2 साइड पहले से पता होते। अब यहां पे सिचुएशन ऐसी है कि तुम्हें 3 में से बस एक ही पता है, तो तुम एरी चोटी का भी जोर लगा लोगे तो पाइथागोरस की मदद से आप साइड लेंथ नहीं निकाल पाओगे। पाइथागोरस काम तब करता जब 3 में से आपको कोई 2 पता होते। यहां एक ही पता है, 2 निकालने हैं, पाइथागोरस काम नहीं कर पाएगा। अटक गए ना सर पाइथागोरस से? बिल्कुल, आपके पास जो पहले से पढ़ी हुई मैथ्स थी वो कम पड़ गई। क्यों कम पड़ गई सर? तो यहां पे आप तुरंत बोलोगे कि सर मजेदार चीज ये थी कि हमारे पास जो पहले से मैथ्स है, जो अवेलेबल मैथ्स है, उस अवेलेबल मैथ्स में एंगल की कहानी हम बिल्कुल अलग तरीके से पढ़ते हैं, साइड की कहानी बिल्कुल अलग तरीके से पढ़ते हैं। हम कभी भी दोनों को कनेक्ट करके नहीं पढ़ते। हम कोई भी ऐसी मैथ नहीं जानते सर जहां पे एंगल साइड एक साथ कनेक्ट होके पढ़ा जाए। हम जो भी कहानी जानते हैं सर उसमें साइड की कहानी अलग चलती है, एंगल की कहानी अलग चलती है। अब आप तुरंत बोलोगे सर कि आपने जब यह सवाल दिया सर तो आपने एक एंगल की भी कहानी दी थी, लेकिन हम जो मैथ जानते हैं उसमें एंगल की कहानी अलग चलती है, साइड अलग चलता है। तो हम चाह के भी इस वाले गिवन डेटा का इस्तेमाल ही नहीं कर पाए क्योंकि हमें साइड निकालना था। हम साइड पे ही सोचते रह गए क्योंकि हम कोई ऐसी मैथ ही नहीं जानते जिसकी मदद से हम साइड एंगल को कनेक्ट करके अपनी मैथ लगा पाते। तो क्या प्रॉब्लम हुई मैथमेटिक्स में, समझ में आया? तो हमारे पास जो एग्जिस्टिंग मैथमेटिक्स थी उसमें प्रॉब्लम यह हुई कि हम कोई ऐसी मैथमेटिक्स जानते ही नहीं थे जिसकी मदद से हम साइड और एंगल दोनों को एक साथ कनेक्ट करके बात कर पाए। हम जो भी मैथमेटिक्स जानते थे उसमें साइड की कहानी अलग ही चलती थी, एंगल अलग ही चलता था, दोनों मिलाकर चलने वाला कोई मैथ हमें नहीं पता था। लेकिन अब आ गया, कौन आया? तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आ गया। तो यही वो मैथ है जो कि साइड और एंगल की कहानी को एक साथ कनेक्ट करके आगे चलता है। यही वो मैथमेटिक्स है सर जो कि साइड और एंगल की कहानी को बिल्कुल एक साथ कनेक्ट करते हुए आगे बढ़ता है, आगे प्रोसीड करता है सर। वही चीज मैंने यहां पे लिख दी है, कंसेप्ट ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। कैसे, क्या होगा सर? तो ये जो कंसेप्ट है इट कनेक्ट्स साइड एंड एंगल टुगेदर। तो मैथमेटिक्स में पहली बार कोई ऐसा कंसेप्ट आया जो कि एक राइट एंगल ट्रायंगल में साइड और एंगल की कहानी को एक साथ कनेक्ट करते हुए बात करता है।
इसी सवाल में अगर हमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की कहानी पता होती तो चुटकियों में सब कुछ निकाल लेते सर। तो ये जो मैथ जिसकी तलाश में थे, अब वो मैथ हमें मिल गई है। तो अब आपको क्लियर हो गया होगा कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की आखिर जरूरत ही क्यों पड़ी, आखिर जरूरत ही क्यों लगी। और वही बात यहां पे लिखी हुई है कि सपोज इन अ राइट एंगल ट्रायंगल सम साइड्स एंड सम एंगल्स आर गिवन एंड अदर्स नीड टू बी फाइंड आउट। तब हम क्या करें, कुछ साइड कुछ एंगल गिवन है और बाकी चीजें फाइंड आउट करनी है, तो क्या करें। तो हमने इस सिचुएशन में देखा कि जो एग्जिस्टिंग मैथ्स हम पहले से जानते थे उससे तो काम नहीं हो पाया, एक नए ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स की जरूरत पड़ रही थी जो कि साइड एंगल दोनों को कनेक्ट कर पाए, और वो ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स हमने खोज ली, उसी को हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बोल दिया। समझ में आया क्या? बिल्कुल आना चाहिए सर, क्लियर है। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो किस चिड़िया का नाम है, ये क्यों आया, इसकी जरूरत क्यों पड़ी, ये भी हमने यहां पे सीख लिया। अब कुछ इंपॉर्टेंट बातें। तो अभी मैंने आपको एक इंपॉर्टेंट बात ये बताई कि 10th लेवल पे अगर हम जो भी बात करेंगे पूरे ट्रिग्नोमेट्री में, तो हर बार चर्चा में राइट एंगल ट्रायंगल ही आना चाहिए। इसका मतलब यह है, ध्यान से सुनना, इसका मतलब यह है कि सीधे सीधे अगर आपको राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है, बहुत बढ़िया, आप ट्रिग्नोमेट्री लगा सकते हो। अगर आपको सीधे सीधे राइट एंगल ट्रायंगल नहीं दिख रहा है और आपको ट्रिग्नोमेट्री लगाने की जरूरत लग रही है, तो आपको जबरदस्ती राइट एंगल ट्रायंगल कुछ कंस्ट्रक्शन करके बनाना पड़ेगा। तो मेरी इस लाइन को याद रखिएगा, सीधे सीधे राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है, तुम ट्रिग्नोमेट्री लगा सकते हो। अगर सीधे सीधे राइट एंगल ट्रायंगल नहीं दिख रहा और तुम्हें लग रहा है कि ट्रिग्नोमेट्री लगाने की जरूरत है, तो आपको वहां पे पहले किसी ना किसी तरीके से कुछ कंस्ट्रक्शन करके राइट एंगल ट्रायंगल पहले लाना पड़ेगा, तब जाके तुम ट्रिग्नोमेट्री लगा पाओगे। तो ट्रिग्नोमेट्री और राइट एंगल ट्रायंगल का जन्म जन्म का रिश्ता है, यह रिश्ता कभी नहीं टूटेगा। तो इस बात को आप 10th लेवल पे याद रखिएगा कि एवरीथिंग विल बी डिस्कस्ड अबाउट आर राइट एंगल ट्रायंगल इन ट्रिग्नोमेट्री। ये तो अभी हमने देखा सर। अब ये जो ऊपर वाला पॉइंट है ना, इसको समझते हैं, ध्यान से सुनिएगा। अब आप बोलोगे सर कि एंगल मेजरमेंट आ रहा है सर। अब एंगल भी बहुत भांति भांति प्रकार के होते हैं, बहुत टाइप के होते हैं सर। एंगल एक्यूट हो सकता है, एंगल ऑब्ट्यूस हो सकता है, एंगल 90 डिग्री हो सकता है, और भी बड़ा हो सकता है। तो एंगल बहुत टाइप के हो सकते हैं सर। तो ये बताइए ट्रिग्नोमेट्री में कौन कौन से टाइप के एंगल पे डील करेंगे। तो अगेन जवाब को ध्यान से सुनिएगा। तो अगर हम क्लास 10th लेवल पे बात करें, लफ्जों पे ध्यान दीजिए, अगर हम अपने क्लास 10th लेवल पे बात करें तो हमें सिर्फ और सिर्फ पूरे ट्रिग्नोमेट्री में सिर्फ 2 टाइप के एंगल के साथ डील करना है। क्या क्या सर? या तो वो एंगल 90 डिग्री होगा या तो वो एंगल एक्यूट होगा। तो याद रखिएगा, सिर्फ 2 टाइप के एंगल के साथ डील करेंगे, या तो 90 डिग्री या तो एक्यूट। क्यों ऐसा है समझते हैं। तो अभी हमने देखा सर कि ट्रिग्नोमेट्री का और राइट एंगल ट्रायंगल का जन्म जन्म का रिश्ता है, फेविकॉल का रिश्ता है, ये रिश्ता टूटेगा नहीं। तो अगर यहां पे हम दिमाग लगाएं तो मेरा दिमाग चलता है सर ट्रिग्नोमेट्री लगनी है राइट एंगल ट्रायंगल में, और एंगल भी कहानी समझना, अगर ट्रिग्नोमेट्री राइट एंगल ट्रायंगल में लगनी है मतलब यह है सर कि इसी ट्रायंगल के एंगल की कहानी इस्तेमाल होगी। बिल्कुल सही बात है सर, यानी कि एक राइट एंगल ट्रायंगल के एंगल की कहानी ही ट्रिग्नोमेट्री में इस्तेमाल होगी। अब एक राइट एंगल ट्रायंगल के एंगल क्या क्या हो सकते हैं, तो आपको बहुत अच्छे से पता है सर कि एक राइट एंगल ट्रायंगल के 3 एंगल्स होते हैं, 3 में से एक होता है 90 डिग्री। तो ये 90 डिग्री क्यों आया, ये आपको समझ में आ गया। अब बचे हुए जो 2 एंगल्स होते हैं सर, उनको थोड़ा सा देख लेते हैं। तो हमें यह भी पता होना चाहिए सर कि एक राइट एंगल ट्रायंगल में 90 के अलावा जो 2 एंगल्स होते हैं वो हमेशा एक्यूट एंगल्स होते हैं। कैसे? इजीली साबित कर सकते हैं। ध्यान देना, यहां पे साबित करके दिखाता हूं। जैसे मान लो यही एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ये वाला एंगल मैंने बोल दिया थीटा, ये वाला मैंने बोल दिया अल्फा, ये है 90 डिग्री। अब मुझे पता है कि ट्रायंगल के तीनों इंटीरियर एंगल्स का सम 180 के बराबर होता है, तीनों मिलके 180 हो जाएंगे सर। यानी कि कह दोगे थीटा प्लस अल्फा प्लस 90 मिलके 180 हो जाएंगे सर। तो अगर मैं यहां से आपसे पूछूं कि थीटा प्लस अल्फा क्या होगा, तो आप इसको उस तरफ भेज दोगे तो 180 माइनस 90 आपके पास बचेगा 90 डिग्री। तो थीटा और अल्फा मिलकर, समझना, ये और ये मिलके हो जा रहा है 90 डिग्री। अब अगर आपके सामने मैं एक छोटी सी मैथ्स की इक्वेशन लिखूं,
6 बराबर 4 प्लस 2। तो आपको बहुत अच्छे से पता है सर कि अगर 6 इन दोनों से मिलकर बना है, जहां पे ये भी पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, तो ये भी इससे छोटा होगा ये भी इससे छोटा होगा। कॉमन सेंस की बात सर कि अगर मैं एक चॉकलेट को हिस्सों में तोड़ता हूं तो जो भी हिस्से होंगे वो ओरिजिनल चॉकलेट से तो छोटे ही होंगे। बस वही लॉजिक यहां पे लगाओ कि सर ये जो दो एंगल्स हैं ये मिलकर 90 डिग्री है, यानी कि ये इंडिविजुअली इससे छोटे होंगे, यानी कि मैं कह दूंगा थीटा भी 90 से छोटा होगा और ये भी मतलब निकलता है कि अल्फा भी 90 से छोटा होगा। तो अगर कोई एंगल 90 से छोटा होता है, अगर कोई एंगल 90 से छोटा होता है, उसी को तो हम एक्यूट एंगल कहते हैं सर। तो याद रखिएगा कि ट्रिग्नोमेट्री की बात करने के लिए सिर्फ और सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल चलेगा, है तो बहुत बढ़िया, नहीं है तो लेके आओ। और किस टाइप के एंगल यूज होंगे सर? तो या तो 90 डिग्री या तो एक्यूट एंगल्स यूज होंगे सर। अगेन ये भी दिमाग में रखना कि इनके अलावा 0 डिग्री भी यूज होता है, क्योंकि 0 भी अल्टीमेटली क्या है, एक एक्यूट एंगल ही है ना भैया। 90 से छोटा नहीं है क्या? बिल्कुल है, तो 0 भी एक एक्यूट एंगल ही है सर, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये एंगल की वैरायटी मेनली आपको पूरे ट्रिग्नोमेट्री में इस्तेमाल होती हुई दिखने वाली है, या तो एक्यूट एंगल्स जिसमें 0 भी इंक्लूडेड है, या तो 90 डिग्री सर। क्लियर है? तो ये दो बातें अब आपको क्लियर हो गई होंगी, और 10th लेवल पे ट्रिग्नोमेट्री में ये दो बातें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको भूलिएगा कभी नहीं। तो ये वाली बात हो गई आपकी राइट एंगल ट्रायंगल वाली बात, और ये हो गई इन होल ट्रिग्नोमेट्री वी शैल डिस्कस आइदर एक्यूट एंगल जिसमें 0 डिग्री भी इंक्लूडेड है, या फिर 90 डिग्री सर। क्लियर है? कहानी बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होनी चाहिए सर। ठीक है, अब नेक्स्ट कंसेप्ट पे चलते हैं, ध्यान से सुनिएगा। तो अभी अभी हमने ये जाना, हमने ये सीखा सर कि कई ऐसी सिचुएशंस आ रही थी जहां पे हमारी एग्जिस्टिंग मैथमेटिक्स कम पड़ जा रही थी, जहां पे हमारी एग्जिस्टिंग मैथमेटिक्स सफिशिएंट नहीं लग रही थी। इसी वजह से एक नई मैथमेटिक्स की जरूरत पड़ी, इसी वजह से टी रेशियो, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पिक्चर में आया। हमने देखा कि कई ऐसी सिचुएशंस आ रही थी जहां पे एक राइट एंगल ट्रायंगल में हमें साइड लेंथ और एंगल दोनों को कनेक्ट करके बात करने की जरूरत थी। तो इसके आने से पहले कोई ऐसी मैथमेटिक्स जानते ही नहीं थे जो कि दोनों को कनेक्ट करके बात करे, लेकिन अब इसके आने के बाद एक राइट एंगल ट्रायंगल में साइड लेंथ और एंगल की कहानी दोनों को कनेक्ट करके हम बात कर सकते थे। तो पहली बार कोई ऐसी मैथमेटिक्स आई जो कि एक राइट एंगल ट्रायंगल में साइड लेंथ और एंगल की कहानी को कनेक्ट करते हुए बात कर रहा था सर। तो टी रेशियो क्यों आया एग्जिस्टेंस में, ये हमने ऑलरेडी सीख लिया। अब मुद्दा यह है सर कि ये जो टी रेशियो की कहानी है ये काम कैसे करती है, इसके पीछे की मैथमेटिक्स क्या है सर, इसको प्रॉपर तरीके से समझते हैं। अगेन बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान से सुनिएगा। तो सर नाम से ही बहुत कुछ क्लियर हो जाता है। क्या नाम है? नाम है सर टी रेशियो, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। तो नाम में वर्ड आ रहा है रेशियो, जो कि सुना सुना लग रहा है। रेशियो वर्ड के बारे में बहुत अच्छे से जानते हैं, रेशियो क्या होता है बहुत अच्छे से जानते हैं सर। तो कॉमन सेंस काम कर रहा है कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है, यानी कि सर यहां पे भी मैथमेटिक्स लगाने के लिए रेशियो पे बात करनी पड़ेगी। अब मुद्दा यह है सर किस चीज का रेशियो, कैसा रेशियो? तो जवाब को ध्यान से सुनिएगा। तो बिल्कुल सिंपल लफ्जों में आपके राइट एंगल ट्रायंगल में जो साइड्स का रेशियो होता है वही ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होता है, कुछ अलग नहीं है सर। तो ये जो आपको डराया जाता था ये एक्चुअली में कुछ नहीं है, ये क्या है सर, कोई रेशियो ही है। कैसा रेशियो है? तो कह दोगे सर कि एक राइट एंगल ट्रायंगल में जो भी साइड्स का रेशियो हो सकता है वही रेशियो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कहलाता है, कुछ अलग नहीं। तो क्या दिमाग में रखोगे कि एक राइट एंगल ट्रायंगल में जो भी साइड्स का रेशियो होता है वही ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कहलाता है। तो बिल्कुल सिंपल डेफिनेशन बोलोगे कि किसी राइट एंगल ट्रायंगल में जो भी साइड्स के रेशियो होंगे, जो भी साइड लेंथ्स के रेशियो होंगे वही ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कहलाते हैं। दैट्स इट। वही बात यहां पे लिखी हुई है कि साइड लेंथ रेशियो इन अ राइट एंगल ट्रायंगल इज कॉल्ड ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। ठीक है सर। अब यहां पे मुद्दा यह है सर
कि एक राइट एंगल ट्रायंगल में साइड्स के कितने टाइप के रेशियो बन सकते हैं, इसको थोड़ा सा समझते हैं, ध्यान से सुनना। तो आपके सामने रैंडमली मैंने एक राइट एंगल ट्रायंगल लिया, ए बी सी राइट एंगल एट बी, ठीक है सर। तो इस राइट एंगल ट्रायंगल में अब हम ये पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि साइड से कितने टाइप के रेशियो बन सकते हैं। तो ध्यान से सुनना, कितने टाइप के रेशियो बन सकते हैं। मान लो सबसे पहले मैं इस साइड और इस साइड को रेशियो बनाने के लिए सेलेक्ट करता हूं। तो अगर इनको सेलेक्ट करूंगा सर तो कह दोगे एक रेशियो बन सकता है सर जिसमें ए बी ऊपर हो और बी सी नीचे हो। अगेन कहोगे सर एक रेशियो ऐसा भी बन सकता है जिसमें बी सी ऊपर हो ए बी नीचे हो। बिल्कुल सही बात सर। तो इन दो साइड्स को लिया तो दो टाइप के रेशियो बने। अगेन समझना, अब मान लो मैं इसको और इसको लेके देखता हूं। अगेन आपका दिमाग चलेगा कि सर इसको लेंगे तो एक टाइप का रेशियो बन सकता है जिसमें ए सी ऊपर हो और आपका ए बी नीचे हो। अगेन कहोगे सर एक और टाइप का रेशियो ऐसा भी बन सकता है जिसमें ए बी ऊपर हो और ए सी नीचे हो। बिल्कुल सर। तो इन दो साइड के कॉम्बिनेशन से ऐसा रेशियो भी बन सकता है, ऐसा भी बन सकता है, फिर से दो रेशियो। अगेन समझना, अब मान लो मैं इसको और इसको लूं तो इस कॉम्बिनेशन से बात की जाए तो फिर से बोलोगे सर दो टाइप का रेशियो बनेगा। एक ऐसा रेशियो बन सकता है जिसमें ये ऊपर हो ये नीचे हो, यानी कि सर बी सी ऊपर हो और ए सी नीचे हो। या फिर सर ऐसा भी रेशियो बन सकता है जिसमें ए सी ऊपर हो और बी सी नीचे हो। तो एक राइट एंगल ट्रायंगल के लिए साइड्स के जितने कॉम्बिनेशन लिए जा सकते थे सब लेके मैंने देखा और मैंने ये जान लिया है कि कुल मिला के इन टोटल 6 टाइप के रेशियो एक राइट एंगल ट्रायंगल में साइड के बन सकते हैं। तो एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज मुझे यहां पे दिख गई सर, मुझे ये दिखा कि दुनिया का कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल आप ले लीजिए, अगर आप साइड के रेशियो पे बात करेंगे तो कुल मिला के आपके राइट एंगल ट्रायंगल में 6 टाइप के साइड के रेशियो बन सकते हैं। और आपको भली भांति ये पता है कि एक राइट एंगल ट्रायंगल में साइड्स का रेशियो ही ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कहलाता है। यानी से ये पता चलता है सर कि एक राइट एंगल ट्रायंगल के लिए कुल मिला के 6 टाइप के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होंगे। तो कितने टाइप के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होंगे सर? कुल 6 टाइप के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होंगे। किताब खोलो और देखो, 6 टाइप के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ही तुम्हें पढ़ने हैं। तो यहां पे बिल्कुल लॉजिकली हमें समझ में आया कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या है। तो आपके राइट एंगल ट्रायंगल के साइड्स का रेशियो है। हमने ये देखा कि एक राइट एंगल ट्रायंगल में कुल हम 6 टाइप के 6 प्रकार के रेशियो बना सकते हैं। इसी वजह से हमें अपने सिलेबस में या फिर कह लो पूरी ट्रिग्नोमेट्री में 6 टाइप के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के बारे में पढ़ना होता है सर। बिल्कुल सिंपल तरीके से, लॉजिकल तरीके से चीजों को पता कर लिया। तो वही बात यहां पे लिखी है, 6 टाइप ऑफ साइड रेशियो। इसी वजह से 6 टाइप के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो भी होते हैं। अब यहां पे एक और इंपॉर्टेंट चीज को समझना सर, मैथमेटिक्स में कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनका यूनिट होता है, कुछ चीजें ऐसी होती है जिनका यूनिट नहीं होता। जैसे एग्जांपल के लिए एंगल का यूनिट होता है सर, डिग्री में मेजर करते हैं। तो अब ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की कहानी है, ये जो चिड़िया है सर, इसका क्या यूनिट होगा, इसको समझते हैं, ध्यान से सुनना। तो ये जो आपके राइट एंगल ट्रायंगल के साइड्स हैं, इनका मान लो मैंने यहां पे मेजरमेंट लिख लिया है कि ये है x सेंटीमीटर का, ये है y सेंटीमीटर का, ये है z सेंटीमीटर का। अब मैं आपको एक टास्क दे रहा हूं सिंपल सा कि आप रैंडमली कुछ यहां पे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो लिख के बताइए। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या है? साइड्स का रेशियो है राइट एंगल ट्रायंगल का। तो अपने राइट एंगल ट्रायंगल में बहुत टाइप के साइड के रेशियो हो सकते हैं। रैंडमली कुछ लिख लेते हैं। जैसे मान लो एक रेशियो हम ऐसा लिख सकते हैं सर, x सेंटीमीटर बाई y सेंटीमीटर। सर एक ऐसा हो सकता है रेशियो, कोई दिक्कत नहीं है सर। अगेन एक रेशियो हम ऐसा लिख सकते हैं, z सेंटीमीटर बाई y सेंटीमीटर, कोई दिक्कत नहीं है सर, ये भी एक ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होगा। तो अगर मैं इन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज को देखूं तो कुछ इंटरेस्टिंग ऑब्जर्व होता है। मुझे ऑब्जर्व होता है सर कि सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट जाएगा, अल्टीमेटली ये बचा x बाई वाई। अब समझना, ये x सेंटीमीटर, ये y सेंटीमीटर, ये z सेंटीमीटर, ये क्या है? ये x y z कोई ना कोई वैल्यू ही होगी ना सर। तो x बाई वाई कोई वैल्यू बाई कोई दूसरी वैल्यू, ये भी कोई ना कोई वैल्यू ही निकल के आएगी ना सर। बिल्कुल सही बात।
अगेन यहां पे देखिए सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट जाएगा सर, ये हो गया Z/Y, ये भी कोई वैल्यू है, ये भी कोई वैल्यू है, तो वैल्यू बाय वैल्यू करोगे सर तो कोई ना कोई वैल्यू ही निकल के आएगी। तो एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज पता चलती है सर कि मेरे जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं वो कोई ना कोई वैल्यू देते हैं सर, वो कोई ना कोई वैल्यू देते हैं, उनकी कोई यूनिट नहीं होती। दिख रहा है सर, ये भी कोई वैल्यू देगा, ये भी कोई वैल्यू देगा, कोई यूनिट आ रही है क्या? नहीं आ रही है सर। तो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का कोई भी यूनिट नहीं होता है, वो एक यूनिटलेस क्वांटिटी होती है। तो क्या याद रखोगे सर कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, दुनिया का कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हो वो हमेशा एक यूनिटलेस क्वांटिटी होगी, क्योंकि वो हमेशा एक वैल्यू देता है अल्टीमेटली सर। ये कहानी क्लियर हुई? बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए सर। अब मुद्दा ये है कि टी रेशियो क्या होता है सर? तो आपके राइट एंगल ट्रायंगल के साइड का रेशियो ही टी रेशियो कहलाता है। अब राइट एंगल ट्रायंगल में तो साइड के कई प्रकार के रेशियो हो सकते हैं। तो अगर दो दोस्त बात कर रहे हैं और वो किसी पर्टिकुलर रेशियो के बारे में बात करेंगे तो ऐसे बात करेंगे क्या, भाई देख ये वाला साइड बाई ये वाला साइड, वो बोलेगा अरे नहीं भाई ये वाला साइड बाई ये वाला साइड, ऐसे ही करते रहोगे क्या? नहीं सर, मैथमेटिक्स में हर चीज को रिप्रेजेंट करने का कोई तरीका होता है। भैया आप ही को कोई ऐसे करके बुला लेता है, ओए इधर आना, ओ भाई साहब इधर आइएगा, अच्छा नहीं लगता है ना। नाम लेके कोई पुकारता है तो अच्छा लगता है सर, बेहतर लगता है। बस वही लॉजिक यहां पे कि सर इतने टाइप के यहां पे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो हमें पढ़ने हैं, कुल 6 टाइप के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो पढ़ने हैं, तो ए वही करके तो हम नहीं बुला सकते हैं सर, ऐसा ये वाला वो वाला तो नहीं कर सकते। इनका कुछ नामकरण कर लेना चाहिए स्पेसिफिक तरीके से। जैसे हमारा नाम प्रिंस है, आपका नाम कुछ होगा, इसी तरीके से इनका भी कुछ नामकरण कर लेते हैं, इनको भी थोड़ा अच्छा लगेगा सर। तो यहां पे ये जो 6 टाइप के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं, इन्हीं का कुछ नामकरण कर दिया गया है, जो कि आपको आगे पता चलेगा सर। तो ये जो आप नाम देखते हो ना, साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कोसेक, ये एक्चुअली में क्या है? इन्हीं रेशियोज के नामकरण है। जैसे हमारा नाम प्रिंस, आपका राहुल, राम, श्याम, कुछ भी हो सर। इसी तरीके से ये जो 6 रेशियोज हैं, इन्हीं का कुछ नामकरण कर दिया है। यही कुछ नाम आपके सामने है, मोनू, चोनू, सोनू, यानी कि साइन, कॉस, टैन। तो टी रेशियो का नामकरण इस तरीके से किया गया है, ठीक है सर। अब कौन से रेशियो को क्या बोला गया है ये हम आगे जाके समझेंगे। किस टी रेशियो का क्या नाम रखा गया है ये हम आगे जाके समझेंगे सर। तो इतनी कहानी सभी को क्लियर हुई क्या? बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होनी चाहिए सर, ठीक है। तो यहां पे अब बिना टाइम वेस्ट किए हुए आगे बढ़ते हैं, और ये जो नामकरण की झलक हमें यहां पे मिली है, इस नामकरण के बारे में और अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। तो अभी अभी हमने ये सीखा सर कि कुल मिला के 6 टाइप के ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो होते हैं, हर टाइप का एक अलग नाम है। अब किस टाइप को क्या नाम दिया गया है ये समझने के लिए पहले हमें 2 टाइप के लड़कों के बारे में जानना पड़ेगा। सबसे पहला जो टाइप का लड़का है वो बिल्कुल एक सख्त लौंडा है, वो लड़कियों के आगे पीछे नहीं करता है, उसका जीवन में लक्ष्य, जीवन का गोल बिल्कुल फिक्स है, उसको अपने गोल के प्रति काम करना है, वो लड़कियों के आगे पीछे नहीं जाता है, बिल्कुल सख्त लौंडा है। और एक जो लड़कों की वैरायटी है सर, वो बिल्कुल भी सख्त नहीं है, लड़की देख के पिघल जाते हैं सर, जहां चली लड़की वहां पे हम चल देंगे, इस टाइप के लड़के हैं सर, जीवन में कोई गोल ही नहीं है सर, ठीक है। तो सबसे पहले हमें इन 2 टाइप के लड़कों के बारे में जानना पड़ेगा, तभी समझ में आएगा कि किस टी रेशियो को क्या नाम हम देने वाले हैं। तो अभी हमने देखा सर कि टी रेशियो क्या होता है सर? तो आपके राइट एंगल ट्रायंगल के साइड्स का ही रेशियो टी रेशियो कहलाता है। अब मुझे यह भी पता है सर कि राइट एंगल ट्रायंगल हो या फिर दुनिया का कोई भी ट्रायंगल हो, उसके एग्जैक्टली 3 साइड्स होते हैं। अब समझिएगा सर, राइट एंगल ट्रायंगल के लिए ये जो 3 साइड्स होते हैं ना, इनका कुछ स्टैंडर्ड नाम होता है। हमें बहुत अच्छे से पता है कि एक राइट एंगल ट्रायंगल के जो 3 साइड्स होते हैं उनका कुछ स्टैंडर्ड नाम होता है। क्या क्या स्टैंडर्ड नाम होता है? तो मेरे राइट एंगल ट्रायंगल के 3 साइड्स होते हैं परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेनियस।
तो मुझे अपने राइट एंगल ट्रायंगल के साइड्स के स्टैंडर्ड नाम पता है। मुझे पता है सर कि एक राइट एंगल ट्रायंगल के जो 3 साइड्स होते हैं उनके स्टैंडर्ड नाम होते हैं परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेनियस। यानी कि आपके राइट एंगल ट्रायंगल के 3 साइड्स में से एक साइड परपेंडिकुलर होगा, एक साइड बेस होगा, एक साइड हाइपोटेनियस होगा। तो दुनिया का कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल हो, यही तीनों साइड्स आपको मिलेंगे। अब ये जो लड़के वाला कंसेप्ट बताया, इस कंसेप्ट को यहां पे समझते हैं, ध्यान से सुनना। अब मुद्दा यह है सर कि मेरे राइट एंगल ट्रायंगल के जो 3 साइड्स हैं उनमें से किस साइड को हाइपोटेनियस बोलते हैं, किस साइड को बेस बोलते हैं, किस साइड को परपेंडिकुलर बोलते हैं। तो इसको ध्यान से सुनना, क्योंकि ये कंसेप्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें बच्चे गलती करते हैं, इस कंसेप्ट को बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। तो ये जो आपके राइट एंगल ट्रायंगल के 3 साइड्स हैं ना, ये 3 साइड्स नहीं, ये वही 3 लड़के हैं जिन पर अभी प्रिंस सर बात कर रहे थे, यानी सख्त लौंडा और ढीले लौंडे, जो कि लड़कियों के आगे पीछे करते रहते हैं। तो याद रखिएगा सर कि ये जो 3 लड़के हैं ना, इनमें से हाइपोटेनियस बिल्कुल सख्त लौंडा है, बिल्कुल सख्त लौंडा है। मतलब एक ऐसा लड़का है जिसका जीवन का गोल बिल्कुल फिक्स है। ये लड़कियों के आगे पीछे अपना टाइम वेस्ट नहीं करता है। मतलब ये है सर कि दुनिया का कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल होगा, हाइपोटेनियस की कहानी बिल्कुल फिक्स होगी। हाइपोटेनियस की कहानी में कोई भी चेंज किसी सिचुएशन में नहीं आ सकता है सर। तो ये सख्त लौंडा है, ये बिल्कुल फिक्स रहता है सर। अब मुद्दा ये है सर, हाइपोटेनियस कहते किसको है? तो आपके राइट एंगल ट्रायंगल की जो सबसे बड़ी वाली साइड होती है सर, वही हाइपोटेनियस कहलाती है। तो राइट एंगल ट्रायंगल की सबसे बड़ी वाली साइड को कैसे पता करते हैं? तो अगेन हम जानते हैं सर कि मेरे राइट एंगल ट्रायंगल में सबसे बड़े वाले एंगल के सामने वाली अपोजिट साइड ही सबसे बड़ी वाली साइड होती है। तो राइट एंगल ट्रायंगल में सबसे बड़ा एंगल होता है 90 डिग्री। तो 90 के सामने वाला जो अपोजिट साइड होगा सर, वही क्या कहलाता है? हाइपोटेनियस कहलाता है सर। ठीक है, तो हाइपोटेनियस आपके राइट एंगल ट्रायंगल की सबसे बड़ी वाली साइड होती है, जो कि हर सिचुएशन में फिक्स रहने वाली। आप ट्रायंगल को कैसे भी इधर उधर कर लो सर, ये फिक्स है, यही हाइपोटेनियस हर बार होगा सर। ये बिल्कुल फिक्स है, ये बिल्कुल सख्त लौंडा है सर। तो याद रखिएगा, राइट एंगल ट्रायंगल के 90 डिग्री के सामने वाली साइड सबसे बड़ी साइड होती है, इसी को हाइपोटेनियस कहते हैं। ये हर सिचुएशन के लिए फिक्स रहती है। यानी कि समझिएगा बात को, इसी ट्रायंगल को मैंने फिर से 2 बार बनाया है। इसी ट्रायंगल को मैंने फिर से 2 बार बनाया है। एक बार बनाया तो वहां पे थीटा बनाया, लेकिन अल्फा नहीं बनाया। एक बार बनाया तो अल्फा बनाया, थीटा नहीं बनाया। ट्रायंगल यही है दोनों जगह। अब देखो, जब ट्रायंगल यही है तो अभी मैंने आपको क्या बताया कि सर ये जो हाइपोटेनियस है, इसको किसी से फर्क नहीं पड़ता है, ये बिल्कुल फिक्स है, यही होगा। यानी कि सर यहां पे भी जो सबसे बड़ी वाली साइड है वही हाइपोटेनियस होगी, बिल्कुल फिक्स है सर। इसी तरीके से यहां पे भी 90 के सामने वाली ये जो सबसे बड़ी साइड है, यही हाइपोटेनियस होगी। तो सिचुएशन कुछ भी हो सर, ये बिल्कुल फिक्स होगा, बिल्कुल सख्त लौंडा है। लेकिन यहीं पे इन दोनों को देख लो, जीवन में कोई लक्ष्य ही नहीं है, लड़कियों के आगे पीछे करते रहते हैं, ये फिक्स ही नहीं होते हैं सर। ये राइट एंगल ट्रायंगल में फिक्स ही नहीं होते हैं। जहां देखी लड़की वहीं पीछे चल देते हैं। क्या करते हैं सर? ये जहां लड़की देखते हैं वहीं पीछे चल देते हैं। अब यहां पे लड़की कौन है सर? तो इनके लिए लड़की का काम करता है थीटा। क्या याद रखोगे सर? इनके लिए लड़की का काम करता है आपका वो टारगेट एंगल जिस पे आप बात करोगे, आपका वो एंगल ट्रायंगल का जिस पे आप बात करोगे। तो इनके लिए लड़की कौन है सर? थीटा, जिस पे सवाल के हिसाब से बात हो रही है। यानी कि सवाल के अनुसार आपके ट्रायंगल का जो एंगल है, वो एंगल कुछ भी हो सर, उसी एंगल पे ये डिपेंड करेंगे, उसी एंगल के हिसाब से ये बदल जाएंगे सर, क्योंकि इनका काम ही है लड़की के आगे पीछे करना। तो एंगल के आगे पीछे करना इनका काम है। अब एंगल के आगे पीछे करने से कैसे ये बदलते हैं, इनको थोड़ा सा सीख लेते हैं। ध्यान से सुनना, ये कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है। तो रूल आपको ये याद रखना है कि थीटा के सामने वाली खिड़की में परपेंडिकुलर रहता है। क्या याद रखोगे सर?
आपके एंगल के सामने वाली खिड़की में परपेंडिकुलर रहता है, आपके थीटा के सामने वाली खिड़की में परपेंडिकुलर रहता है। यानी जो भी आपके ट्रायंगल के एंगल पे बात हो रही है उसके सामने वाली जो अपोजिट साइड होगी वही हमेशा परपेंडिकुलर कहलाएगा। तो याद रखोगे, आपके टारगेट एंगल के सामने वाली जो अपोजिट साइड होगी वही हमेशा परपेंडिकुलर कहलाएगा। जो बच गया वो बेस हो जाएगा। तो कैसे याद रखते हैं सर कि थीटा के सामने वाली खिड़की में परपेंडिकुलर रहता है। ठीक है सर, ऐसे याद रखते हैं। अब इस लॉजिक को लगाते हैं यहां पे, ध्यान से सुनना। अब राइट एंगल ट्रायंगल में दो एंगल से सर थीटा और अल्फा। सबसे पहले थीटा पे बात करते हैं। तो थीटा पे बात की, अब थीटा पे बात कर रहे हैं सर। देखो मैंने आपको बोल दिया कि हम थीटा पे बात कर रहे हैं, तो हमने अपना टारगेट एंगल फिक्स कर लिया है कि ये हमारा टारगेट एंगल है। तो अब अगर टारगेट एंगल फिक्स हो गया है तो इस हिसाब से परपेंडिकुलर बेस क्या हो जाएगा, तो कह दोगे सर थीटा के सामने वाली खिड़की में, यानी कि थीटा के सामने वाला जो अपोजिट साइड होगा वही हमेशा परपेंडिकुलर कहला जाएगा। तो जो बच गया वो बेस हो जाएगा। देखो लॉजिक की बात है ना, राइट एंगल ट्रायंगल में तुम तुरंत हाइपोटेनियस खोज लोगे, सबसे बड़ा वाला साइड। अब बचे दो में से एक परपेंडिकुलर, एक बेस। अगर आपको ये गाना याद है कि थीटा के सामने वाली खिड़की में परपेंडिकुलर रहता है तो परपेंडिकुलर भी मिल गया, यानी कि जो बचा वो बेस हो गया सर। अब यही लॉजिक यहां पे लगाइए, यही सेम लॉजिक यहां पे लगाएंगे तो तुरंत कह दोगे सर कि अब मेरा टारगेट एंगल ये है अल्फा, अब मैंने ये एंगल उठाया तो अब मेरा टारगेट एंगल ये है सर। अब अगर ये टारगेट एंगल बोलेंगे तो इसके हिसाब से इसके सामने वाली खिड़की कौन है, ये वाली है। इसके सामने वाला अपोजिट साइड कौन है, ये वाला। यानी कि अब ये परपेंडिकुलर बन जाएगा और ये जो बच गया ये बेस हो जाएगा। तो याद रखिएगा कि परपेंडिकुलर और बेस बिल्कुल बेकार टाइप के लड़के हैं, सिर्फ लड़कियों के आगे पीछे, एंगल के आगे पीछे करते हैं। जैसा एंगल वैसा इनका नेचर। जबकि हाइपोटेनियस हमारा बिल्कुल सख्त लौंडा है, आइडल लड़का है जो कि अपने लक्ष्य की ओर बिल्कुल फिक्स रहता है, लड़कियों से इसका ध्यान बिल्कुल भी नहीं भटकता है सर। तो ये मज़ेदार तरीके से चीज़ें आपको याद रहेंगी, बिल्कुल याद रहनी चाहिए। फटाफट कहानी को नोट डाउन कर लीजिए। अब एक बार तुमने यहां पे स्टैंडर्डाइज तरीके से ये समझ लिया है कि राइट एंगल ट्रायंगल के साइड किस तरीके से नेम किए जाएंगे, तो अब हम यहां पे किस टी रेशियो को क्या बोलेंगे ये भी समझ सकते हैं। तो अब उस कहानी पे चलते हैं, बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। तो ग्रह नक्षत्रों की सारी दशा और दिशा को देखने के बाद पंडित जी ने यहां पे सारे टी रेशियोज का नामकरण फिक्स कर दिया है। अब ये कहानी क्या है इसको अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं, बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। चीज़ों को समझने के लिए हमने रैंडम तरीके से एक राइट एंगल ट्रायंगल को कंसीडर कर लिया है। इस राइट एंगल ट्रायंगल में क्लियरली मुझे दिख रहा है सर कि ये मेरा 90 डिग्री वाला इंटीरियर एंगल है। अब समझना सर, राइट एंगल ट्रायंगल के बाकी ट्रायंगल्स की तरह ही 3 साइड्स होते हैं। अभी हमने सीखा कि अगर स्टैंडर्ड तरीके से बात की जाए तो स्टैंडर्ड तरीके से बात करने पे दुनिया का कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल हो, उनके साइड्स के जो नाम होते हैं वो बिल्कुल फिक्स होते हैं और ये होते हैं परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेनियस। तो यहां पे भी स्टैंडर्ड तरीके से बात करते हुए अपने ट्रायंगल के तीनों साइड्स में ये पता कर लेते हैं कि कौन परपेंडिकुलर, कौन बेस, कौन हाइपोटेनियस। तो कहोगे सर हाइपोटेनियस को किसी के मदद की जरूरत नहीं है, सख्त लौंडा है, अपने आप को तुरंत ढूंढ लेगा। तुरंत कह दोगे सर कि मेरे राइट एंगल ट्रायंगल के सबसे बड़े वाले एंगल यानी कि 90 डिग्री एंगल के सामने वाला जो अपोजिट साइड होगा वही होता है हाइपोटेन्यूस। तो हमने यहां पे हाइपोटेनियस को तुरंत खोज लिया। अब इसके बाद बारी है ऐसे लड़कों की जो कि लड़की के आगे पीछे घूमते रहते हैं, जिनको अपनी पहचान के लिए एक लड़की का सहारा चाहिए। ठीक है सर, तो यहां पे लड़की का सहारा चाहिए यानी कि एंगल का सहारा चाहिए। तो हमें अपने राइट एंगल ट्रायंगल में अब एक टारगेट एंगल को फिक्स करना पड़ेगा। तो मान लो रैंडमली हमने अपने राइट एंगल ट्रायंगल में इस टारगेट एंगल को फिक्स कर लिया और इसको रिप्रेजेंट करने के लिए थीटा बोल दिया। अब ये फिक्स हो गया है सर, तो परपेंडिकुलर बेस पे भी बात कर सकते हैं। नियम मुझे पता है सर कि एंगल के सामने वाली खिड़की में कौन रहता है, परपेंडिकुलर रहता है सर। कौन रहता है, परपेंडिकुलर रहता है सर। तो
तो एंगल के सामने वाली खिड़की में, थीटा के सामने वाली खिड़की में कौन रहता है? परपेंडिकुलर रहता है, यानी कि जो बच गया वो बेस हो जाएगा सर। तो यहां पे अपने स्टैंडर्ड तरीके को यूज करते हुए हमने अपने राइट एंगल ट्रायंगल के तीनों साइड्स के बारे में पता कर लिया। अब टी रेशियो क्या है सर? इन्हीं साइड्स का रेशियो है। तो अब स्टैंडर्ड तरीके से अगर मैं आपसे पूछूं कि साइड्स के रेशियो क्या क्या होंगे, तो आप तुरंत बोलोगे कि सर मेरे रेशियो कुछ इस प्रकार होंगे, परपेंडिकुलर बाय बेस, या फिर बेस बाय परपेंडिकुलर, या फिर परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस, या फिर हाइपोटेनियस बाय परपेंडिकुलर, या फिर बेस बाय हाइपोटेनियस, या फिर हाइपोटेनियस बाय बेस। तो जितने भी साइड्स के रेशियो बन सकते थे सब हमने देख लिया। अब देखो, अब थोड़ा सा मुंह दुख गया। क्यों मुंह दुख गया सर? तो कहोगे सर बहुत बड़ा बड़ा नाम है, लिखने में भी मेहनत लग रही है, बोलने में भी मेहनत लग रही है। सर छोटा कर दे क्या? बिल्कुल कर दो। तो यहां पे इनका छोटा फॉर्म भी दिमाग में रखिएगा कि हाइपोटेनियस को स्मॉल h से रिप्रेजेंट करते हैं, मैक्सिमम केसेस में कई बार कैपिटल H भी यूज कर लिया जाता है। बेस को रिप्रेजेंट करने के लिए जनरली स्मॉल b का इस्तेमाल करते हैं, कई केसेस में कैपिटल B भी इस्तेमाल कर लिया जाता है। और परपेंडिकुलर के रिप्रेजेंट करने के लिए स्मॉल p का इस्तेमाल करते हैं, कई केसेस में कैपिटल P भी इस्तेमाल कर लिया जाता है। तो इतना बड़ा बड़ा ना बोलना पड़े, ना लिखना पड़े, तो हम सिंपली ऐसा भी कह देते हैं कि मेरे राइट एंगल ट्रायंगल के स्टैंडर्ड तरीके से 3 साइड्स होते हैं, P, B और H। सिंपल क्या सर? P, B और H, ऐसा भी बोल देते हैं। ठीक है सर, ये सभी को क्लियर हुआ। तो जो भी रेशियो आ सकते थे हमने देख लिया सर, यही रेशियोज मेरे आंखों के सामने है। ठीक है सर, तो भैया पंडित जी ने नाम रख दिया है, आप उसको बदल नहीं सकते। यानी पंडित जी ने इसको चिंटू बोल दिया तो ये चिंटू है, आप इसको अपने हिसाब से मिंटू मत बना देना। पंडित जी ने इसको घोड़ा बोल दिया तो ये घोड़ा है, आप इसको गधा मत बना देना। तो पंडित जी ने जो नाम रख दिया है सर, ये नाम फिक्स है, इसको हम सिचुएशन के हिसाब से बदल नहीं सकते हैं। तो याद रखिएगा कब क्या नाम होता है, इसको याद रखने की ट्रिक भी आगे बताऊंगा, निश्चिंत रहिए। पहले इतना सुन लीजिए। तो दिमाग में रखिएगा सर कि कहीं पे भी अगर मुझे एक राइट एंगल ट्रायंगल में ये वाला रेशियो मिलता है, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस, तो क्या आएगा सर? नाम आएगा साइन। क्या आएगा सर? साइन। आगे देखो, कहीं पे भी रेशियो मिलता है हाइपोटेनियस बाय परपेंडिकुलर, तो नाम क्या आएगा सर? कोसेक। अगेन देखिए, कहीं पे भी अगर हमें रेशियो मिलता है बेस बाय हाइपोटेनियस, तो नाम आएगा कॉस। कहीं पे भी मिलता है हाइपोटेनियस बाय बेस, तो नाम आएगा सेक। इसी तरीके से कहीं पे भी मिलता है परपेंडिकुलर बाय बेस, तो नाम आएगा टैन। कहीं पे भी मिलता है बेस बाय परपेंडिकुलर, तो नाम आएगा कॉट। तो पंडित जी ने भैया ये नाम फिक्स कर दिया है, आप बदल नहीं सकते। आपकी मर्जी नहीं चलेगी कि जब मन चिंटू को मिंटू बोल दिया फिर पिंटू बोल दिया, ऐसा नहीं। चिंटू हर और हमेशा चिंटू ही रहेगा, पिंटू हमेशा पिंटू ही रहेगा, मिंटू हमेशा मिंटू ही रहेगा। सर आप अपने हिसाब से कुछ भी उलट पुलट नहीं कर सकते, बदल नहीं सकते, इस बात को याद रखिएगा। इतना सभी को क्लियर हुआ? बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। अब यहां पे एक इंटरेस्टिंग चीज मुझे ऑब्जर्व होती है, क्या? ध्यान से सुनना। तो मुझे ऑब्जर्व होता है सर कि इस रेशियो को क्या बोल सकते हैं? कहोगे सर अभी हमने शॉर्टकट सीखा है, इसको हम बोल सकते हैं सर P बाई H, ये बोल सकते हैं सर P बाई H। और यहां क्या है सर? यहां है H बाई P। क्या है सर? H बाई P। तो कहोगे सर ये रेशियो इसका बिल्कुल उल्टा है, बिल्कुल रिवर्सल है। तो यहां से एक लॉजिक काम करता है कि ये रेशियो बिल्कुल इसका रिवर्सल है। इस रेशियो को बोला साइन, इसको बोला कोसेक, यानी कि ये जो टी रेशियोज होंगे इनमें आपस में रिवर्सल पॉसिबल है, जिसको हम आगे समझेंगे। ठीक है सर, तो बिल्कुल एक दूसरे के क्या है सर? रिवर्सल हैं, बिल्कुल उल्टे हैं। तो क्या दिमाग में रखेंगे? साइन कोसेक एक दूसरे के रिवर्सल होते हैं। अगेन देखो, इसी तरीके से इसको बोल सकते हैं सर B बाई H, इसको क्या बोल सकते हैं सर? H बाई B। तो फिर से क्या दिख रहा है सर? इसका बिल्कुल ये रिवर्सल, इसका बिल्कुल ये रिवर्सल। इसको बोल सकते हैं हम यहां पे कॉस, इसको बोल सकते हैं सेक। यानी कि अगर ये आपस में रिवर्सल है तो ये भी आपस में रिवर्सल होंगे। तो ये भी याद रखेंगे कि ये आपस में रिवर्सल, इसके साथ साथ ये भी आपस में रिवर्सल होते हैं, कॉस और सेक। ठीक है सर, इसी तरीके से अब आगे बढ़ते हैं। फिर से यहां पे देखिए सर, कह दोगे कि इसको हम बोल सकते हैं शॉर्टकट में P बाई B, इसको शॉर्टकट में बोल सकते हैं B बाई P। अगेन क्या दिख रहा है? एक दूसरे के क्या है सर? रिवर्सल है, बिल्कुल उल्टे रेशियो एक दूसरे के। यानी कि ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, यानी कि ये भी आपस में रिवर्सल होंगे सर।
तो आपस में ये जो उल्टे रेशियो होते हैं इनको दिमाग में रखिएगा सर। क्या याद रखिएगा कि साइन कोसेक एक दूसरे में रिवर्सल, कॉस सेक एक दूसरे में रिवर्सल, टैन कॉट एक दूसरे में रिवर्सल। इस चीज को दिमाग में रखिएगा, इसको और अच्छे से हम आगे समझेंगे। इतना सभी को क्लियर हुआ? क्लियर होना चाहिए। अब एक और इंपॉर्टेंट बात, अब आप कहोगे सर टी रेशियो के बारे में आपने इतना कुछ बता दिया, आपने शुरुआत में ही डेफिनेशन में बोला था कि टी रेशियो की कहानी राइट एंगल ट्रायंगल के साइड और एंगल को कनेक्ट करती है। तो कहोगे सर साइड तो दिख गया, हर जगह साइड दिख गया, एंगल कहां है सर? एंगल कहां गया सर? आपने बोला था ना साइड एंगल दोनों कनेक्ट होगा, तो साइड तो हर बार दिख रहा है, एंगल कहां है सर? तो ये जो डब्बे मैंने छोड़े हैं ना, ये एंगल के लिए ही छोड़े हैं। तो दिमाग में रखिएगा कि ये जितने भी डब्बे मैंने छोड़े हैं ये एंगल के लिए ही छोड़े हैं। तो अपने फिगर के हिसाब से बात करें, जो भी फिगर हमने यहां पे ड्रॉ किया था सर, तो अगर अपने फिगर के हिसाब से बात करें तो एंगल क्या था चर्चा वाला? थीटा। थीटा था ना एंगल चर्चा वाला, यानी हर जगह यहां थीटा डाल दीजिए, हर जगह यहां पे थीटा डाल दीजिए सर। तो जिस तरीके से चर्चा हो रही थी उसी तरीके से यहां पे कहानी को रिप्रेजेंट कर लिया। तो यहां पे अब आप लोग देख पा रहे हो सर कि साइड और एंगल की कहानी यहां पे कनेक्ट हो रही है, हर जगह साइड एंगल की कहानी कनेक्ट हो रही है। तो ये क्या हो गया? ये हो गया आपका साइन थीटा, ये हो गया कोसेक थीटा, ये हो गया कॉस थीटा, ये हो गया सेक थीटा, ये हो गया टैन, ये हो गया आपका कॉट। क्लियर है सर? तो यहां पे हमने ये बिल्कुल डिटेल में समझ लिया कि कब किस रेशियो को क्या बोलना है सर, ये यहां पे हम समझ चुके हैं। अब इसी बात को थोड़ा सा और अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं, फिर से ध्यान से सुनिएगा। अब ये जो हमने नामकरण की कहानी अभी अभी देखी थी, इसको और अच्छे से कंठस्थ तरीके से समझ लेते हैं। बिल्कुल ध्यान से हर बात को सुनिएगा। तो टी रेशियोज पे बात करने के लिए पहले अपना टारगेट एंगल डिसाइड करना पड़ता है। तो मान लो रैंडमली ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है और इसमें हमने इसको एज टारगेट एंगल डिसाइड कर लिया है। अब एक बार टारगेट एंगल डिसाइड हो गया सर, अब अपने सारे 6 के 6 टी रेशियोज पे बात कर सकते हैं। तो हम ये हमेशा अब याद रखेंगे, क्योंकि ये जो हम याद रखेंगे इसकी आगे हमें हमेशा जरूरत पड़ने वाली है। क्या याद रखेंगे? तो हम ये याद रखेंगे सर कि टारगेट एंगल थीटा डिसाइड करने के बाद हमारे टी रेशियोज की कहानी कुछ इस प्रकार होती है कि साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस, या आप ऐसा बोल लो साइन थीटा इज इक्वल टू पी बाई एच। अगेन cos थीटा इज इक्वल टू बेस बाई हाइपोटेनियस, या आप ऐसा बोल लो cos थीटा इज इक्वल टू बी बाई एच। अगेन tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई बेस, या आप ऐसा बोल लो tan थीटा इज इक्वल टू p बाई बी। अगेन कोसेक थीटा इज इक्वल टू हाइपोटेनियस बाई परपेंडिकुलर, या आप ऐसा बोल लो कोसेक थीटा इज इक्वल टू h बाई p। अगेन सेक थीटा इज इक्वल टू हाइपोटेनियस बाई बेस, इसी को आप ऐसा बोल लो सेक थीटा इज इक्वल टू h बाई b। अगेन cot थीटा इज इक्वल टू बेस बाई परपेंडिकुलर, इसी को ऐसा भी बोल सकते हो cot थीटा इज इक्वल टू b बाई p। ये सभी को क्लियर हुआ? क्लियर होना चाहिए, ये सभी को याद होना चाहिए। अब कहोगे सर बड़ी दिक्कत है सर, कैसे याद रखें कि कौन वाला साइन, कौन वाला कॉस, कौन वाला टैन? बड़ा कंफ्यूजन है। चिंता ना करो, व्हेन प्रिंस सर इज हियर नथिंग टू फियर। कैसे याद रखना है इसकी ट्रिक भी बताऊंगा, ध्यान से सुनना। तो ट्रिक पे जाने से पहले कुछ चीजों को यहां पे समझ लेते हैं जो कि इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ध्यान से सुनना यहां पे। तो यहां पे कुछ चीजों को समझने की कोशिश करते हैं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। तो अभी अभी हमने ये जाना था सर कि ये और ये एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, इसको समझ लेते हैं यहां पे, ध्यान से सुनना। तो साइन थीटा क्या है सर? कह दोगे साइन थीटा है यहां पे p बाई एच। अगेन यहां पे सर कोसेक थीटा क्या है? तो कह दोगे सर कि कोसेक थीटा है आपका h बाई पी। यही है सर, देख लो यहां पे h बाई पी। अब ध्यान से सुनना, दोनों को मल्टीप्लाई करके देखते हैं। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे सर तो साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा ये हो जाएगा p बाई एच इंटू एच बाई पी, यही हो जाएगा सर यहाँ पे। तो p से p कट गया, h से h कट गया, इस तरफ क्या बचा है RHS में? तो कुल मिला के 1 बचा है। तो कह दोगे सर साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1। ठीक है सर, एक बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट जो कि आगे यूज होगा कि साइन इंटू कोसेक हमेशा 1 के बराबर होता है। और इसी को हम ऐसा भी बोल सकते हैं, समझना,
सर इसको मैं इस तरफ भेज दूंगा तो डिवाइड में आ जाएगा। इसी को हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि साइन थीटा इज इक्वल टू 1 बाई कोसेक थीटा। ये जो बार बार मैं आपको पिछली स्लाइड में बोल रहा था, एक दूसरे का रिवर्सल है, ये मैथमेटिकली लिखने का तरीका है कि यही जो रिवर्सल रेशियो है ये बन जाता है। या फिर इसी चीज को ऐसा भी लिख सकते हो, मैं साइन को उस तरफ भेज दूंगा सर तो कोसेक बराबर 1 बाई साइन हो जाएगा। यानी इसी चीज को ऐसा भी लिखा जा सकता है, कोसेक थीटा बराबर 1 बाई साइन थीटा। तो तीनों तरीके से दिमाग में रखेंगे सर कि साइन इंटू कोसेक बराबर 1, साइन बराबर 1 बाई कोसेक, या फिर कोसेक बराबर 1 बाई साइन। फटाफट नोट डाउन करो, ठीक। इसी तरीके से आगे कहानी को समझो। इसी तरीके से हम ऐसी बात कॉस और यहां पे सेक के लिए भी कर सकते हैं। अगर मैं आपसे पूछूं कॉस क्या है, तुरंत आप फट से बोलोगे सर कॉस थीटा यहीं पे लिखा हुआ है b बाई एच है। अगेन मैं आपसे पूछूं सर सेक थीटा क्या है, आप तुरंत बोलोगे सर लिखा हुआ है सेक थीटा बराबर h बाई b है। सर दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई करेंगे तो कह दोगे सर कि कॉस थीटा इंटू सेक थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पे b बाई एच इंटू यहाँ पे h बाई b। तो b से b कट गया, h से h कट गया, RHS में क्या बचा है सर, RHS में 1 बचा है। तो इसको हम लिख सकते हैं cos थीटा इंटू सेक थीटा बराबर 1। अगेन एक इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जो कि हम दिमाग में रखेंगे। या इसी चीज को रेसिप्रोकल के फॉर्म में बना के ऐसा लिख सकते हैं, सेक को उस तरफ भेज देंगे तो डिवाइड में आ जाएगा। तो ये हो जाएगा यहां पे cos थीटा बराबर 1 बाई सेक थीटा। ये सभी को क्लियर हुआ, क्लियर होना चाहिए। या फिर इसी चीज में अगर मैं cos को उस तरफ भेज देता हूं तो मैं ऐसा लिख सकता हूं सर सेक थीटा बराबर 1 बाई कॉस थीटा। मैं ऐसा भी लिख सकता हूं। इसको समझने में कोई दिक्कत किसी को बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। फटाफट कहानी को यहां पे नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है सर। तो यहां से ये जो तीनों फॉर्मूले बनते हैं अगेन हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। अब इसके बाद अपना फाइनल वाला देख लेते हैं, यानी कि tan और इसी तरीके से cot की कहानी देख लेते हैं। अब ध्यान से सुनिएगा। तो यहां पे अगर tan और cot की कहानी देखें तो tan क्या है सर, तो लिख लोगे यहां पे कि tan थीटा बराबर यहां पे हो जाएगा सर p बाई बी। अगेन मैं आपसे पूछूं सर cot थीटा क्या हो जाएगा, तो आप तुरंत बोल दोगे कि cot थीटा यहां पे हो जाएगा सर b बाई पी। ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है। दोनों को मल्टीप्लाई करें सर तो ये हो जाएगा tan थीटा इंटू कॉट थीटा इज इक्वल टू p बाई बी इंटू बी बाई पी। तो यहां पे सिंप्लीफाई करें सर, p से p कट जाएगा, b से b कट जाएगा, 1 बचा है RHS में, यानी कि बोल दोगे सर tan थीटा इंटू कॉट थीटा इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। अगेन रीअरेंजमेंट फिर से करके बोल सकते हो सर tan थीटा बराबर 1 बाई कॉट थीटा, और इसी तरीके से बोल सकते हैं ऐसा भी कॉट थीटा बराबर 1 बाई tan थीटा, यानी कि आपस में रेसिप्रोकल। तो ये जो तीनों फॉर्मूले यहां पे निकाले हैं साइन कोसेक के लिए, कोसेक के लिए, tan कॉट के लिए, इनको दिमाग में रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट। फटाफट कहानी को यहां पे नोट डाउन कर लीजिए। तो ये कहानी सभी को क्लियर हुई, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होनी चाहिए सर, ठीक है। तो ये वाली कहानी हमने यहां पे देख ली। अब एक और मजेदार कहानी को देखो। यहां पे अगर एक और कहानी ऑब्जर्व करें सर, और मैं आपसे पूछूं कि साइन थीटा बाई कॉस थीटा बताओ क्या है, तो आप कहोगे सर कि साइन थीटा होता है p बाई एच, ठीक है सर, डिवाइडेड बाई कॉस थीटा कहोगे सर होता है b बाई एच, ठीक है सर। अब थोड़ा सा RHS साइड में सिंप्लीफाई करते हैं तो कह दोगे सर p बाई एच डिवाइडेड बाई b बाई एच, जिसको अच्छे से लिखे मैथमेटिकली तो इंटू h बाई क्या लिख सकते हैं, b लिख सकते हैं सर। तो h से h कट गया, ये बन गया सर p बाई b। क्या बन गया, p बाई b। और देखिए p बाई b क्या होता है, क्या दिख रहा है सर, ये होता है tan, यानी कि ये क्या बन गया, tan थीटा बन गया। तो एक और इंपॉर्टेंट रिजल्ट याद रखिएगा सर कि tan थीटा बराबर साइन थीटा बाई कॉस थीटा होता है सर, याद रखिएगा tan थीटा बराबर साइन थीटा बाई कॉस थीटा होता है। और अभी अभी आपने देखा है कि कॉट थीटा होता है 1 बाई tan थीटा, अभी अभी आपने देखा है। तो इसको यहां पे tan थीटा के बदले पुट करोगे सर, तो ध्यान से सुनना, 1 डिवाइडेड बाई tan थीटा के बदले लिखेंगे साइन थीटा बाई यहां पे कॉस थीटा। इसको अगर सिंप्लीफाई कर लें सर तो इसको हम बोल सकते हैं
कॉस थीटा बाई साइन थीटा। सिंपल सिंप्लीफिकेशन है सर कि अगर आपके सामने 1 डिवाइडेड बाई ए बाई बी होता है तो सिंप्लीफाई करते हो तो कैसा बोल देते हो, 1 डिवाइडेड बाई ए बाई बी को सिंप्लीफाई करोगे सर तो ये b बाई ए बन जाता है। वही चीज मैंने यहां पे की है सर। तो अगेन एक और इंपॉर्टेंट फॉर्मूला याद रखेंगे, कॉट थीटा बराबर कॉस थीटा बाई साइन थीटा। तो टैन होता है साइन बाई कॉस, कॉट होता है कॉस बाई साइन, ऐसे भी याद रखेंगे। तो ये जितने फॉर्मूले यहां से डिराइव करके बता रहा हूं ये काफी इंपॉर्टेंट है, अच्छे से नोट्स बना के एक जगह इनको लिख लीजिएगा सर। क्लियर है? अब इतना समझ गए सर, तो मुद्दे पे आते हैं। मुद्दा ये था सर कि आपने समझा सब दिया, बता सब दिया, इनको याद कैसे रखना है। अब याद करने की ट्रिक पे आ जाते हैं। बिल्कुल ध्यान से यहाँ पे सुनिएगा, बिल्कुल ध्यान से यहाँ पे ध्यान से सुनिएगा सर, समझिएगा। देखो तो ट्रिक कुछ ऐसी है सर, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले और जैसे ही बोले सब चुप थे। क्या याद रखोगे सर? पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले और पंडित जी जब बोल रहे थे तो भैया पंडित जी को हम इंटरप्ट नहीं करते, डिस्टर्ब नहीं करते। तो जब पंडित जी बोल रहे थे तो सब चुपचाप थे, सब चुप थे सर, वही यहां पे लिखा है। तो क्या याद रखो? एकदम सिंपल, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले और जब वो बोल रहे थे तो सब चुपचाप थे, सब चुप थे। अब इसका लॉजिक क्या है याद रखने में, ध्यान से सुनना। तो आप लिखना पंडित का पी, बद्री का बी, प्रसाद का पी, फिर सबके नीचे डैश, उसके बाद हर हर बोले। ठीक है सर? तो ये करने से आपके पास 3 टी रेशो बन गए, P बाई एच, B बाई एच, P बाई बी। ठीक है? इसके बाद क्या मैंने लिखवाया कि जब पंडित जी बोल रहे थे तो सब चुप थे, तो सब का S, चुप का C और थे का T। तो S से हो गया साइन थीटा, C से हो गया कॉस थीटा और T से हो गया टैन थीटा। तो यहां पे इसका क्या मतलब है ये समझ लेना कि S का मतलब सेक नहीं है, S का मतलब साइन है, C का मतलब कोसेक नहीं है, C का मतलब कॉस है, T का मतलब टैन है। तो पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, जब वो बोल रहे थे सब चुप थे सर। तो इस तरीके से आपके पास रेशो आ जाएगा और ये रेशो किसके किसके बराबर है ये आपके पास आ गया कि P बाई एच होता है साइन, B बाई एच होता है कॉस, P बाई बी होता है टैन। तो बिल्कुल लाइन से P B P H H B यानी कि पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले और उसके नीचे फिर से लाइन से सब चुप थे। ठीक है सर? सब का S हो गया साइन, चुप का C हो गया कॉस, थे का T हो गया यहां पे टैन। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, तो जब वो बोल रहे थे सब चुप थे सर। तो यहां से आप बिल्कुल आसानी से याद रख पाओगे कि साइन क्या होता है, कॉस क्या होता है, टैन क्या होता है, और खत्म हो गया। क्यों? क्योंकि अभी अभी आपने देखा है जस्ट कि इन्हीं 3 को रेसिप्रोकल कर देंगे तो बाकी आ जाएंगे। क्योंकि आपको पता है सर साइन का रेसिप्रोकल होता है कोसेक, साइन का रेसिप्रोकल होता है कोसेक, उल्टा कर दो तो कोसेक हो जाएगा h बाई पी। अगेन आपको पता है कॉस का रेसिप्रोकल होता है सेक, इसको पलट दो सेक आ जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा h बाई बी। इसको पलट दोगे तो टैन का रेसिप्रोकल जो कि होता है कॉट, वो आ जाएगा जो कि होता है सर b बाई पी। तो ये 3 बेसिक वाले याद है तो बाकी 3 भी याद है, कोई दिक्कत नहीं है सर। तो कैसे याद करना है, कैसे याद रखना है, ये भी हमने यहाँ पे बहुत अच्छे से सीख लिया। कहानी समझ में आई? बिल्कुल आनी चाहिए। अब कुछ इंपॉर्टेंट चीजों को समझ लेते हैं। देखो तो कहीं पे भी अगर हम कुछ ऐसा लिखते हैं सर साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, तो इसको एक्चुअली पढ़ने का तरीका क्या होता है? तो पढ़ने का तरीका कुछ इस प्रकार होता है, साइन ऑफ एंगल थीटा। बोलने के लिए हम शॉर्ट फॉर्म में बोल देते हैं साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा। पढ़ने का तरीका क्या होता है? साइन ऑफ एंगल थीटा। मान लो रहता यहां पे टैन अल्फा, मान लो रहता टैन अल्फा, तो क्या बोल देते? टैन ऑफ एंगल अल्फा। तो पूरा पढ़ने का ये तरीका होता है, ये समझने का तरीका होता है। क्या तरीका है? इस एंगल का साइन, इस एंगल का कॉस, इस एंगल का टैन, इस एंगल का सेक, इस एंगल का कोसेक, इस तरीके से। तो साइन ऑफ किसका एंगल? कौन सा एंगल? तो कहोगे सर साइन ऑफ एंगल थीटा। कौन सा एंगल? तो साइन ऑफ एंगल अल्फा। इस तरीके से सर। तो ये पढ़ने का समझने का तरीका होता है। अब बहुत सारे बच्चों के दिमाग में कंफ्यूजन ये होता है कि सर साइन थीटा लिखा है तो मतलब है साइन और थीटा मल्टीप्लाई किया गया है। ये बहुत बड़ा ब्लंडर है, ये कभी दिमाग में मत रखना। साइन थीटा बोलने का क्या मतलब है ये हमने सीख लिया। तो यहां से ये वाली मैथमेटिक्स मत लगा देना कि ऐसा अगर कुछ लिखा है, मान लो
साइन थीटा बराबर टैन थीटा लिखा है, तो तुम ऐसी मैथमेटिक्स लगा दोगे तो तुम समझोगे इसका मतलब हो गया साइन इंटू थीटा, इसका मतलब हो गया टैन इंटू थीटा, और तुम थीटा से थीटा काट दो और बोल दो साइन बराबर टैन। तो ये ब्लंडर मत करना सर, ये पूरा का पूरा एक रिप्रेजेंटेशन का तरीका है कि साइन ऑफ एंगल थीटा यानी इस एंगल का साइन, टैन ऑफ एंगल अल्फा यानी इस एंगल का टैन। तो ये पूरा पढ़ने का, पूरा बोलने का ऐसा तरीका होता है। ऐसे कभी भी मत समझना ये एक ब्लंडर है सर, ऐसा मत समझना कि कहीं टैन थीटा लिखा है तो टैन इंटू थीटा लिखा है। वो बोलने का, रिप्रेजेंट करने का तरीका है। अब ऐसा थोड़ी ना है कि मेरा नाम प्रिंस प्रसाद है तो प्रिंस इंटू प्रसाद है, ये थोड़ी ना मतलब है। वो रिप्रेजेंट करने का नाम एक तरीका है, तो ये भी रिप्रेजेंट करने का नाम क्या है सर? एक तरीका है। अब एक और इंपॉर्टेंट चीज याद रखिएगा कि ये जितने भी टी रेशियोज के बारे में हमने जाना, साइन, कॉस, टैन, कोसेक, कॉट, सेक, ये सारे शॉर्ट फॉर्म में है। ये सारे क्या है सर? शॉर्ट फॉर्म में है, ये दिमाग में रखिएगा। इनका एक्चुअली में कुछ फुल फॉर्म होता है। क्या फुल फॉर्म होता है तो याद रखोगे सर कि साइन का फुल फॉर्म होता है SINE साइन, कॉस का होता है कोसाइन फुल फॉर्म, टैन का होता है फुल फॉर्म टैंजेंट। अब ये सर्कल वाला टैंजेंट मत कनेक्ट करना, ये बिल्कुल अलग टैंजेंट है, इसका फुल फॉर्म ही टैंजेंट होता है। कॉट का फुल फॉर्म होता है को टैंजेंट, सेक का फुल फॉर्म होता है सेकेंट, कोसेक का फुल फॉर्म होता है को सेकेंट। तो एक्चुअली में ये जो हम पढ़ते हैं ना, ये शॉर्ट फॉर्म में पढ़ते हैं, इनका ये फुल फॉर्म है। तो कहीं पे अगर बोल दे कोसाइन थीटा तो डर मत जाना कि ये कौन सा टी रेशियो आ गया, इसी को फुल फॉर्म में बोला जा रहा है। तो एग्जाम में फुल फॉर्म में बोले, शॉर्ट फॉर्म में बोले, कोई दिक्कत नहीं है सर, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए सर। तो इतनी कहानी समझने में किसी को कोई दिक्कत, कोई दुविधा, कोई परेशानी क्या बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। अब नेक्स्ट कंसेप्ट पे चलते हैं, ध्यान से सुनिएगा। अब ये जो बात यहाँ पे बोली जा रही है सर, ये बात हम ऑलरेडी डिस्कस करके आ रहे हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट बात है, इसलिए फिर से रिवाइज करवा रहा हूँ, ध्यान से सुनना। बोला जा रहा है एट 10th लेवल टी रेशियोज आर टू बी स्टडीड फॉर आइदर एक्यूट एंगल्स और 90 डिग्री। हम ऑलरेडी डिस्कस करके आ रहे हैं कि जब हम क्लास 10th लेवल पे बात करते हैं तो क्लास 10th लेवल पे जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की हम कहानी पढ़ते हैं, क्लास 10th लेवल पे जो भी हम टी रेशियो की कहानी पढ़ते हैं, उसमें किस टाइप के एंगल्स हमें मिलते हैं सर? तो कहोगे या तो हमें एक्यूट एंगल्स मिलेंगे यानी कि 90 डिग्री से छोटे एंगल्स, इसमें 0 डिग्री भी मिल सकता है सर, या फिर हमें ऐसे एंगल्स मिल सकते हैं जो कि 90 डिग्री के बराबर हों। तो ये चीज ऑलरेडी डिस्कस करके आ रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि 10th लेवल पे हम जो भी टी रेशियो की कहानी देखेंगे उसमें या तो जो हमें एंगल्स मिलेंगे वो 90 डिग्री से छोटे होंगे जिसमें 0 डिग्री भी हो सकता है, या तो मेरा एंगल 90 डिग्री के बराबर भी हो सकता है। इसके अलावा आपको कोई और एंगल कभी भी क्लास 10th लेवल पे नहीं मिलने वाला है, नहीं दिखने वाला है। इस बात को दिमाग में रखिएगा। क्लियर है? इस पॉइंट को फटाफट नोट डाउन करो। तो अभी अभी हमने बहुत सारे फॉर्मूलेस की कहानी देखी। आपके सहूलियत के लिए उन सारे फॉर्मूलेस को मैंने एक जगह कर लिया है, फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फटाफट नोट डाउन कर लीजिए। तो हमने अभी जस्ट पढ़ा है सर कि साइन थीटा इज इक्वल टू पी बाई एच, कॉस थीटा इज इक्वल टू बी बाई एच, टैन थीटा इज इक्वल टू पी बाई बी, कोसेक थीटा इज इक्वल टू एच बाई पी, सेक थीटा इज इक्वल टू एच बाई बी, कॉट थीटा इज इक्वल टू बी बाई पी। फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए। अगेन हमने पढ़ा है सर कि साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1। इसी को अगर रीअरेंज किया जाए तो हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि साइन थीटा इज इक्वल टू 1 बाई कोसेक थीटा, या ऐसा भी बोल सकते हैं कि कोसेक थीटा इज इक्वल टू 1 बाई साइन थीटा। अगेन हमने पढ़ा सर कि cos थीटा इंटू सेक थीटा इज इक्वल टू 1। इसी को रीअरेंज किया जाए तो हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि cos थीटा इज इक्वल टू 1 बाई सेक थीटा, या फिर सेक थीटा इज इक्वल टू 1 बाई cos थीटा। अगेन हमने पढ़ा है सर कि tan थीटा इंटू cot थीटा इज इक्वल टू 1। इसी को अगर रीअरेंज किया जाए तो हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि tan थीटा इज इक्वल टू 1 बाई cot थीटा, या फिर cot थीटा इज इक्वल टू 1 बाई tan थीटा। इसका भी फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आपके सहूलियत के लिए जो भी फॉर्मूलेज हमने पढ़े उनको एक जगह मैंने आपके लिए लिख दिया है, ठीक है सर। अब एक बड़ी मजेदार चीज को समझेंगे, बड़ा मजा आएगा, इसको ध्यान से सुनना।
और इस टॉपिक के साथ लेक्चर की कहानी को एंड कर देंगे। ध्यान से सुनना सर। तो आपके लिए एक सवाल है, सवाल को ध्यान से सुनना, वीडियो पॉज करना, 1 मिनट सोचना, फिर जवाब देना। सवाल यह है सर कि आपके सामने मैंने 2 अलग अलग साइजेस के राइट एंगल ट्रायंगल बनाए हैं, ठीक है सर। एक मैंने बिल्कुल छोटू सा, नन्ना सा, मुन्ना सा राइट एंगल ट्रायंगल बनाया है, एक मैंने काफी बड़ा सा राइट एंगल ट्रायंगल बनाया है। अब मैं आपको बता दे रहा हूं कि इस छोटे से, नन्हे से, मुन्ने से राइट एंगल ट्रायंगल में ये वाला जो एंगल है यह है 30 डिग्री। अगेन मैंने आपको बता दिया कि ये जो बड़ा सा राइट एंगल ट्रायंगल है सर, उसमें ये वाला जो एंगल है ये भी है 30 डिग्री, ठीक है। अब हम अपने इन दोनों राइट एंगल ट्रायंगल्स में अपने इन टारगेट एंगल्स के लिए टी रेशो पे बात करते हैं, ठीक है सर। तो सबसे पहले इस छोटे वाले ट्रायंगल में हमने इस टारगेट एंगल के लिए एक रैंडम से टी रेशो साइन पे बात की। तो इसके लिए साइन पे बात करेंगे तो क्या हो जाएगा सर, साइन थीटा। यहां पे थीटा क्या है सर, थीटा 30 डिग्री है, तो कहानी हो गई साइन 30 डिग्री, ठीक है सर। तो यहां से कहानी आ गई साइन 30 डिग्री। अभी अभी हमने देखा है सर, इसकी कोई ना कोई वैल्यू आएगी सर, तो इसकी जो भी वैल्यू आएगी उस वैल्यू को थोड़ी देर के लिए मैंने V1 बोल दिया, ठीक है सर। अगेन अब इस बड़े वाले राइट एंगल ट्रायंगल में आ जाओ। अब यहां पे इस वाले टारगेट एंगल के लिए हमने रैंडमली टी रेशो साइन पे बात की। अब यहां पे एंगल क्या है सर, 30 डिग्री, तो साइन पे बात करेंगे तो कहानी हो जाएगी साइन 30 डिग्री, ठीक है सर। अब अगेन साइन 30 डिग्री, इस वाले ट्रायंगल के लिए भी साइन 30 डिग्री की कोई ना कोई वैल्यू निकल के आएगी। उस वैल्यू को मान लो बिल्कुल रैंडमली मैंने V2 बोल दिया, ठीक है सर। तो दोनों जगह जो मेरे टारगेट एंगल्स हैं उनके लिए मैंने अपने टी रेशो साइन पे बात की, ठीक है सर। तो दोनों जगह मेरे टी रेशोस की कुछ ना कुछ वैल्यू निकल के आएगी। हमने सीखा था सर, हमने देखा था सर। तो मेरे को अब आराम से सोच के ये बताइए कि V1 बड़ा होगा, V2 छोटा होगा, या फिर V2 बड़ा होगा, V1 छोटा होगा। आराम से वीडियो पॉज करिए, 1 मिनट सोचिए, फिर जवाब देने की कोशिश करिएगा, फिर वीडियो प्ले करके देखिएगा कि सही जवाब क्या है। तो दिमाग चला यहां पे, तो देखो यहां पे कैसे कैसे दिमाग चला होगा। सबसे पहले एक स्टूडेंट की कैटेगरी का दिमाग ऐसा चला होगा कि सर बड़ा सिंपल लॉजिक है सर, ये छोटा है, ये बड़ा है। अब चूंकि ये छोटा है सर, तो यहां पे मेरे टी रेशियो की जो वैल्यू आएगी वो भी छोटी आएगी। सर ये बड़ा है, यानी कि यहां पे जो टी रेशियो की वैल्यू आएगी वो भी बड़ी आएगी। यानी कि यहां पे मेरा लॉजिक काम कर रहा है सर कि V2 बड़ा होगा, V1 छोटा होगा। तो बहुत सारे बच्चों ने ये जवाब दिया होगा लॉजिक से कि V2 बड़ा, V1 छोटा। तो जिन भी स्टूडेंट्स का ये लॉजिक है, ये लॉजिक सरासर गलत है, तो आप गलत हो। अब दूसरे टाइप के स्टूडेंट्स वो कहेंगे यार प्रिंस सर का सवाल है, प्रिंस सर इतना हलवा सवाल जल्दी नहीं पूछते, कुछ तो जरूर अलग होगा। तो लगता ऐसा है कि छोटा ट्रायंगल है तो वैल्यू छोटी, बड़ा ट्रायंगल है तो वैल्यू बड़ी, लेकिन प्रिंस सर का सवाल है कुछ अलग हो सकता है, उल्टा बोल के देखते हैं। तो कुछ बच्चे यहां पे बोलेंगे सर कि ये वाली वैल्यू बड़ी, ये वाली वैल्यू छोटी। कुछ बच्चे बोलेंगे सर V1 बड़ा, V2 छोटा। तो आप लोग जो दिमाग लगा रहे हो, आप लोग बिल्कुल गलत हो। तो आप लोग भी गलत हो गए। तो सही कौन है समझना। तो सही यहां पे वो स्टूडेंट्स हैं जो कि इन दोनों में से किसी ऑप्शन पे नहीं गए होंगे, क्योंकि यहां पे सही कहानी ये है सर कि इसकी और इसकी जो वैल्यू आएगी, ये वैल्यू बिल्कुल सेम टू सेम आएगी। जो वैल्यू आएगी ये वैल्यू बिल्कुल इक्वल आएगी। यानी कि एक्चुअली यहां पे V1 और V2 जो आएगा सर, ये आपस में बिल्कुल सेम आएगा, बिल्कुल इक्वल आएगा। अब बहुत सारे बच्चे इस तरीके से सोच रहे होंगे यार ये कैसे हो गया, ये कैसे हो सकता है। यहां पे बहुत सारे बच्चे यहां पे सोच रहे होंगे कि दोनों जगह वैल्यू बराबर कैसे आ गई, कैसे आई समझेंगे। उससे पहले अब एक बात को दिमाग में रखिएगा, दिमाग में ये रखिएगा सर कि कभी भी अगर हम किसी पर्टिकुलर एंगल के लिए अपने किसी भी टी रेशो पे बात करते हैं, तो जो वैल्यू होती है ना, वो वैल्यू एंगल पे डिपेंड करती है। वो वैल्यू आपके ट्रायंगल के साइज पे डिपेंड नहीं करती।
इस बात को दिमाग में रखिएगा कि कभी भी अगर हम अपने राइट एंगल ट्रायंगल्स में किसी पर्टिकुलर एंगल पे किसी भी टी रेशो की बात करते हैं तो जो वैल्यू होती है ना सर, वो एंगल डिपेंडेंट होती है, वो ट्रायंगल डिपेंडेंट नहीं होती है। यानी एंगल क्या है उस पे डिपेंड करेगा कि टी रेशो का वैल्यू क्या आएगा। ट्रायंगल कितना बड़ा है कितना छोटा है ये मैटर नहीं करता है। क्यों मैटर नहीं करता है, अभी थोड़ी देर से समझेंगे। तो यहां पे सिचुएशन ऐसी है सर कि दोनों ही अलग अलग साइज के राइट एंगल ट्रायंगल्स में जो हमारे टारगेट एंगल्स थे वो टारगेट एंगल्स तो बिल्कुल सेम थे सर। यहां पे भी 30 डिग्री है टारगेट एंगल, यहां पे भी 30 डिग्री है। तो हमने जब दोनों जगह एक पर्टिकुलर टी रेशो पे बात की, हमने जब दोनों जगह साइन पे बात की, तो जब एंगल सेम है सर तो दोनों जगह जो साइन 30 डिग्री होगा वो भी सेम आएगा सर। क्योंकि अभी अभी कहानी सीखी है कि जो टी रेशो की कहानी होती है वो एंगल पे डिपेंड करती है, वो ट्रायंगल के साइज पे डिपेंड नहीं करती है सर। तो इस बहुत इंपॉर्टेंट बात को याद रखिएगा कि मैं दुनिया के लाखों करोड़ों राइट एंगल ट्रायंगल्स ले लूं अलग अलग साइज के, अगर उन सारे ट्रायंगल्स में मेरा टारगेट एंगल जो है सर वो टारगेट एंगल बिल्कुल सेम टू सेम है, तो हर सिचुएशन में हर एक राइट एंगल ट्रायंगल के लिए मैं किसी भी टी रेशो को उठाऊंगा तो उस टी रेशो की कहानी हर एक राइट एंगल ट्रायंगल के लिए बिल्कुल सेम आएगी। तो ट्रायंगल अलग अलग साइज के हो फर्क नहीं पड़ता है सर। अगर मेरे टारगेट एंगल बिल्कुल सेम है तो वो जो पर्टिकुलर टी रेशो में सेलेक्ट करूंगा उसकी कहानी भी सेम आएगी। यानी कि दोनों जगह एंगल की कहानी सेम थी, तो जब दोनों जगह साइन पे बात की तो दोनों जगह साइन थीटा की वैल्यू सेम आई, दोनों जगह साइन 30 डिग्री की वैल्यू बिल्कुल सेम आएगी। मान लो मैं कॉस पे बात करता दोनों जगह, तो यहां cos 30 डिग्री यहां cos 30 डिग्री ये भी सेम आता। मान लो मैं tan पे बात करता तो कहोगे सर यहां tan 30 डिग्री यहां पे भी tan 30 डिग्री बिल्कुल सेम आता। अगर मैं cot पे बात करता वो भी सेम आता, sec पे बात करता वो भी सेम आता, cosec पे बात करता वो भी दोनों जगह सेम आता। तो सिंपल लफ्जों में आपको दिमाग में ये रखना है सर कि आप भांति भांति साइजेस के अलग अलग साइजेस के, कुछ बड़े कुछ छोटे कुछ मध्यम साइज के कितने भी राइट एंगल ट्रायंगल्स ले लो फर्क नहीं पड़ता है। अगर आपके सेलेक्ट किए गए हर एक राइट एंगल ट्रायंगल में जो आपका टारगेट एंगल है वो टारगेट एंगल अगर सेम है तो उस टारगेट एंगल पे आप कोई सा भी टी रेशो उठा लो वैल्यूज हर जगह बिल्कुल सेम आएगी। इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द साइज ऑफ द ट्रायंगल बिकॉज इट डिपेंड्स ऑन द एंगल। इस बात को याद रखिएगा, अपने लैंग्वेज में फटाफट इसको लिख लो। अब आपके दिमाग में ये जो असमंजस चल रहा है कि सर ऐसा क्यों हो गया, क्योंकि मुझे पता आपके दिमाग में क्या डाउट आ रहा होगा। आपके दिमाग में डाउट यहां पे ये आ रहा होगा कि सर अभी अभी हमने देखा कि ये जितने भी टी रेशो की कहानी होती है इसको हम साइड लेंथ के टर्म में भी लिख सकते हैं, साइड रेशो के टर्म में भी लिख सकते हैं। तो सर मेरे दिमाग में डाउट आ रहा है कि सर यहां पे तो साइड लेंथ छोटी है तो जो रेशो आना चाहिए वो छोटा आना चाहिए, यहां साइड लेंथ बड़ी है सर तो रेशो बड़ा आना चाहिए था, ये बराबर आखिर कैसे हो गया। तो थोड़ा सा लॉजिक लगाओगे ना तो जवाब मिल जाएगा। कैसे लॉजिक लगाएंगे इसको अभी यहां पे थोड़ा सा समझते हैं, ध्यान से सुनना। तो यहां पे इस फिगर में एनालाइज करोगे कि आपको यहां पे 3 राइट एंगल ट्रायंगल छिपे हुए दिख रहे हैं सर, ध्यान से देखते जाना। एक ये वाला राइट एंगल ट्रायंगल है, ट्रायंगल आपका APO। एक ये वाला राइट एंगल ट्रायंगल है आपका ट्रायंगल BQO, और एक ये वाला राइट एंगल ट्रायंगल है आपका ट्रायंगल CRO। तो इस एक ही फिगर में 3 राइट एंगल ट्रायंगल हमें छिपे हुए दिख रहे हैं सर, एक ये वाला, एक ये वाला और एक ये वाला। ठीक है सर, ठीक है। अब ध्यान से सुनना, और तीनों ही राइट एंगल ट्रायंगल्स के लिए मुझे यहां पे ऑब्जर्व होता है, मुझे यहां पे दिखता है सर कि ये जो टारगेट एंगल थीटा है ये तीनों ही ट्रायंगल में है, मुझे दिख रहा है सर। इस वाले राइट एंगल ट्रायंगल में भी ये टारगेट एंगल है, इस वाले राइट एंगल ट्रायंगल में भी ये टारगेट एंगल है, इस वाले राइट एंगल ट्रायंगल में भी यही सेम टारगेट एंगल है। तो
तो ये जो टारगेट एंगल थीटा है सर, ये मुझे अपने तीनों के तीनों अलग अलग साइज के राइट एंगल ट्रायंगल्स में दिख रहा है। ठीक है सर, तो यहां पे दिमाग लगाते हैं, रैंडमली किसी पर्टिकुलर टी रेशियो पे बात करते हैं। मान लो साइन पे ही बात करके देखते हैं, ध्यान से सुनना। सबसे पहले इस ट्रायंगल के लिए साइन पे बात करते हैं। तो अगर इसको अपना टारगेट एंगल सेलेक्ट करेंगे तो इसके हिसाब से साइन थीटा क्या बोल देंगे, ध्यान से सुनना। तो इस वाले ट्रायंगल के लिए, यानी कि ब्रैकेट में मैं लिख देता हूं ट्रायंगल APO, ट्रायंगल APO, इस वाले राइट एंगल ट्रायंगल के लिए मेरा जो साइन थीटा आएगा क्या हो जाएगा सर, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस। तो फिगर के हिसाब से आपको परपेंडिकुलर, बेस, हाइपोटेनियस सब पता करना आता है। फटाफट लॉजिक लगाओ। तो लॉजिक लगा के यहां पे आप तुरंत बोल दोगे सर कि थीटा के सामने वाली खिड़की में कौन रहता है, परपेंडिकुलर रहता है। यानी कि ये हो गया आपका बेस और ये हो गया आपका हाइपोटेनियस, क्योंकि सबसे बड़े वाले एंगल के सामने वाली जो अपोजिट साइड होती है वही हाइपोटेनियस होती है। तो साइन थीटा होता है सर परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर फिगर में है AP डिवाइडेड बाय हाइपोटेनियस फिगर में है सर आपका AO। इसको हमने लिख लिया। तो सबसे पहले इस वाले राइट एंगल ट्रायंगल के लिए हमने साइन थीटा पता कर लिया सर साइड के रेशो के फॉर्म में। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। अब आ जाते हैं इस वाले राइट एंगल ट्रायंगल पे, ट्रायंगल BQO, ट्रायंगल BQO। ठीक है सर, इसके लिए बात करते हैं साइन थीटा की फिर से, क्योंकि इस वाले राइट एंगल ट्रायंगल में भी यही एंगल थीटा मुझे दिख रहा है सर। तो इसके लिए अब अगर बात करेंगे तब कैसी कहानी होगी, इसको समझते हैं। तो फिर से साइन थीटा तो वही होगा सर परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस। तो इस ट्रायंगल के हिसाब से समझना, इस वाले ट्रायंगल के हिसाब से अगर हम यहां पे बात करें सर, इस वाले ट्रायंगल के हिसाब से अगर हम यहां पे बात करें सर, तो पता कर सकते हैं कौन परपेंडिकुलर, कौन बेस, कौन हाइपोटेनियस। तुरंत कह दोगे सर इस वाले राइट एंगल ट्रायंगल में सबसे बड़ा वाला एंगल ये है, इसके सामने वाली अपोजिट साइड ये पूरी की पूरी है, यानी कि ये हो जाएगा आपका हाइपोटेनियस इस केस में। अगेन कहोगे सर इस वाले राइट एंगल ट्रायंगल के लिए थीटा के सामने वाली खिड़की में कौन रहता है, परपेंडिकुलर रहता है। तो इस सिचुएशन में ये परपेंडिकुलर है, यानी इस वाले राइट एंगल ट्रायंगल के लिए आपका P/H क्या हो जाएगा सर, तो P है आपका BQ डिवाइडेड बाई H, यानी कि हाइपोटेनियस है आपका OB। ठीक है सर, ये सभी को क्लियर होना चाहिए। अब फाइनली सबसे बड़े वाले राइट एंगल ट्रायंगल पे आ जाते हैं। तो सबसे बड़े वाले राइट एंगल ट्रायंगल पे आ जाए, यानी कि इस वाले पे, तो अगेन इसमें भी मुझे यही सेम थीटा एज टारगेट एंगल दिख रहा है सर। तो इसके लिए फिर से अगर साइन पे बात करें, साइन थीटा, ट्रायंगल क्या है, ट्रायंगल है CRO, ट्रायंगल है सर CRO। तो यहां पे कहानी वही होगी सर परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस। फिर से परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस पता करिए। तो इस वाले राइट एंगल ट्रायंगल के लिए क्या दोगे सर, 90 के सामने वाले अपोजिट साइड ये पूरी की पूरी है, ये हो जाएगा हाइपोटेनियस। अगेन बोलेगे सर कि थीटा के सामने वाली खिड़की में कौन रहता है सर, परपेंडिकुलर रहता है। तो परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस इस वाले राइट एंगल ट्रायंगल के लिए हो जाएगा CR डिवाइडेड बाय आपका OC या CO, जो बोल लो, OC बोलो CO बोलो, एक ही बात है सर। तो यहां पे तीनों ही सिचुएशन के लिए मैंने अपने साइन थीटा पे बात की। ठीक है सर, साइन थीटा पे बात की। अब चीजों को यहां पे थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं, क्योंकि सर आपने जो लॉजिक बताया उस लॉजिक के हिसाब से ट्रायंगल किसी भी साइज का हो, अगर एंगल सेम है, अगर एंगल की वैल्यू सेम है सर, तो जो पर्टिकुलर टी रेशियो होगा उसकी भी वैल्यू सेम आएगी। यानी कि आप तुरंत कहोगे सर कि आपने जो लॉजिक अभी बताया है उसके हिसाब से तीनों ही राइट एंगल ट्रायंगल में एंगल सेम है, यही सेम एंगल थीटा तीनों ही जगह आया है। और हमने तीनों ही सिचुएशन में अपने एक ही टी रेशियो साइन पे बात की है। तो इस लॉजिक के हिसाब से सर ये तीनों बराबर आने चाहिए। तुरंत कहोगे सर कि आपने जो लॉजिक बताया है उस लॉजिक के हिसाब से AP बाई AO अगेन BQ बाई OB अगेन BQ बाई OB अगेन CR बाई CO अगेन CR बाई CO, ये तीनों इस लॉजिक के हिसाब से सर सेम आने चाहिए। आ रहे हैं क्या? थोड़ा सा लॉजिकली सोचने की कोशिश करते हैं, ध्यान से सुनना। तो AP AO पहले हाईलाइट करो।
तो सर ये है आपका AP और ये है आपका AO, ठीक है सर, इन्हीं का रेशियो। अब BQ-OB को हाईलाइट करो, तो BQ-OB को हाईलाइट करोगे सर तो ये है आपका OB, ये है आपका BQ। तो क्या दिखा आपको? तो लॉजिकली आपको दिख रहा है सर कि अभी फिलहाल ये दोनों यहां पे हैं, और जब इस रेशियो पे आए सर तो कहोगे सर ये भी बढ़ गया, ये भी बढ़ गया। दिमाग चल रहा है सर, पहले दिस बाय दिस था, ये वाली कहानी थी, तो अभी ये छोटे छोटे थे। अब यहां पे आपको दिख रहा है सर ये इससे थोड़ा बड़ा हुआ, तो ये भी इससे थोड़ा बड़ा हुआ। तो सर यहां पे अगर मैं इसको कंपेयर करूं तो मुझे दिख रहा है सर ये बढ़ा तो नीचे वाला भी बढ़ा। तो जब दोनों ही बढ़ गए सर तो ये जो रेशियो है इस रेशियो में फर्क नहीं आना चाहिए। लॉजिकली मेरा दिमाग चलता है कि जब ये छोटे छोटे थे तो ये कहानी थी रेशियो की, अब ये भी बड़ा हो गया, ये भी बड़ा हो गया। तो जब दोनों ही बड़े हो गए सर तो लॉजिकली दोनों के बढ़ने से जो मेरा रेशियो चल रहा था वो रेशियो सेम ही मेंटेन होगा, कांस्टेंट ही मेंटेन होगा। ये दिमाग में लॉजिकली चल रहा है, यानी लॉजिकली समझ में आता है कि ये वैल्यू सेम रहनी चाहिए। अगेन देखो, फिर आगे बढ़े सर, आगे बात हो रही है CR और CO पे। तो अगर CR और CO पे बात करें सर तो ये है आपका CO और आपका ये रहा CR। अब क्या दिखा? अब आपको दिख रहा है सर कि इसके कंपैरिजन में ये बड़ा हुआ तो इसके कंपैरिजन में ये भी और बड़ा हो गया। क्या दिख रहा है सर कि अब मैं इसको कंपेयर करूं तो कहोगे सर इसके कंपैरिजन में ये बड़ा हुआ तो इसके कंपैरिजन में ये भी बड़ा हो गया, तो इससे ये बड़ा हुआ तो इससे ये भी बड़ा हो गया। तो अगेन फिर से दोनों ही बढ़ गए सर, तो इसके कंपैरिजन में अगर इसकी बात करें तो दोनों ही बढ़ गए, तो फिर से रेशियो जो है सर ये कांस्टेंट ही मेंटेन होना चाहिए। क्योंकि किसी भी रेशियो में अगर थोड़ा सा दिमाग लगाओ, जैसे एग्जांपल के लिए मैं आपके सामने लिखता हूं 1/2, अगर यहां पे बिल्कुल बराबर तरीके से मैं न्यूमरेटर को भी बढ़ाऊं डिनोमिनेटर को भी बढ़ाऊं सर तो रेशियो सेम होता है। जैसे मान लो बराबर तरीके से बढ़ा के मैं इसको 2/4 बना दूं, तो मैंने क्या किया, इसको भी बढ़ाया, इसको भी बढ़ाया और बराबर तरीके से बढ़ाया, तो रेशियो अभी भी चेक कर लीजिए सर सेम मेंटेन्ड है। अगेन मान लो थोड़ा सा और बढ़ा देते हैं, यहां पे इसको बढ़ा के 4 बना देते हैं, इसको बढ़ा के 8 बना देते, अगेन क्या दिख रहा है सर रेशियो सेम मेंटेन्ड है। तो लॉजिकली मैथमेटिक्स लगा के भी मुझे समझ में आता है सर कि अगर कहीं पे फ्रैक्शन की कहानी आ रही है और आप न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को बिल्कुल बराबर तरीके से बढ़ाते हो तो रेशियो मेरा कांस्टेंट मेंटेन रहना चाहिए। तो अगर रेशियो कांस्टेंट मेंटेन रहना चाहिए सर, अगर मेरा रेशियो कांस्टेंट मेंटेन रहना चाहिए तो ये तीनों बराबर होने चाहिए सर, ये तीनों बराबर होने चाहिए, यानी कि तीनों सिचुएशन में साइन थीटा बराबर होनी चाहिए सर। तो लॉजिकली भी यहां पे समझ में आता है कि सर आपने जो बात बोली है ये बात बिल्कुल सटीक है, बिल्कुल सही है। फटाफट पहले इतनी कहानी नोट डाउन करो। तो लॉजिकली मैथमेटिक्स लगाई तो ये बात सही है, ये समझ में आता। अब प्रॉपर मैथमेटिक्स से इस बात को सीखते हैं, अब प्रॉपर मैथमेटिक्स से इस बात को सीखते हैं। बिल्कुल ध्यान से यहां पे सुनना, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। प्रॉपर मैथमेटिक्स लग रहा है, अब बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा, समझने की कोशिश करिएगा। तो प्रॉपर मैथमेटिक्स से कैसे इस बात को साबित करेंगे, तो कहोगे सर सिमिलैरिटी ऑफ ट्रायंगल से हो जाएगा। तो सिमिलैरिटी अभी आपको इस प्लेटफॉर्म पे मुझे पढ़ाना बाकी है, पढ़ा दूंगा, निश्चिंत रहो। पुराने वाले पे पढ़ा दिया है, तो जिसने भी पढ़ लिया है उस प्लेटफॉर्म पे ऑलरेडी, तो आपको अब समझ में आएगा कि सिमिलैरिटी की कहानी कैसे चलेगी। तो यहाँ पे अगर सिमिलैरिटी की कहानी का मैं यूज़ करूँ और बारी बारी से दो दो करके ट्रायंगल्स को कंपेयर करूं, तो सबसे पहले मान लो ये वाला ट्रायंगल और ये वाला ट्रायंगल लेते हैं, ठीक है सर, ये वाला और ये वाला ट्रायंगल लेते हैं। तो इन दोनों ट्रायंगल में देखा जाए सर, तो मैंने आपको सिमिलैरिटी में हमेशा सिखाया है कि सबसे पहले सबसे सिंपल वाले क्राइटेरिया यानी कि AA पे दिमाग लगाइए। तो AA को 2 एंगल चाहिए। तो यहां पे अगर हम दिमाग लगाएं तो मुझे दिख रहा है सर कि इस वाले ट्रायंगल में ये एंगल आ रहा है, अगेन कहोगे सर इस वाले ट्रायंगल में भी यही सेम एंगल आ रहा है, तो यही सेम एंगल दोनों जगह है। तो इसी बात को मैं ऐसा बोल सकता हूं कि यही एंगल अपने आप के बराबर है। लॉजिक की बात है ना सर, यही सेम एंगल दोनों जगह है, यानी ये एंगल अपने आप के ही बराबर है। तो AA में से मुझे एक A मिल गया। अगेन आपको दिखना चाहिए सर
कि इस वाले ट्रायंगल में ये एंगल है 90 डिग्री, अगेन कहोगे इस वाले ट्रायंगल में ये एंगल है 90 डिग्री, तो हमें यहां पे अपने दोनों ट्रायंगल्स में एक और बराबर एंगल का सेट मिल गया। तो दो बराबर एंगल का सेट मिल गया है। दोनों ट्रायंगल में बोल दोगे सर कि ये कॉमन एंगल है तो बराबर होगा ही, और यहां पे ये 90, यहां पे ये 90, ये भी बराबर हो गया, यानी कि डबल ए से दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए। अब डबल ए से दोनों ट्रायंगल मेरे सिमिलर हो गए हैं सर, तो अब अगर मैं साइड के रेशो का रिजल्ट यूज करूं तो अपने दोनों ट्रायंगल में साइड के रेशो के रिजल्ट की मदद से यहां पे मैं बोल सकता हूं, ध्यान से सुनना, इस ट्रायंगल का मान लो मैं AP ले लेता हूं और इस वाले ट्रायंगल का मान लो मैं BQ ले लेता हूं, ठीक है सर। तो AP बाई BQ बराबर, अब ध्यान से सुनिएगा, अब मान लो मैं इस वाले ट्रायंगल का ये साइड ले लेता हूं यानी कि OA, और यहां पे इस वाले ट्रायंगल का ये साइड ले लेता हूं यानी कि OB, तो ये इसके बराबर होगा, मैं यहां पे बोल सकता हूं। अगेन यहां पे समझना, मैं यहां पे ये भी बोल सकता हूं सर, इस ट्रायंगल का OP, इस ट्रायंगल का OP और यहां पे बड़े वाले ट्रायंगल का OQ, ठीक है सर। तो यहीं पे आपको दिख रहा होगा सर, यहीं पे आपको दिख रहा होगा, ध्यान से सुनना, कि अगर मैं यहां पे थोड़ी देर के लिए, अगर मैं यहां पे थोड़ी देर के लिए इस पोर्शन को सिलेक्ट करूं तो ये पोर्शन है AP बाई BQ बराबर OA बाई OB, ये वाला ये पोर्शन है सर। इसको अगर मैं थोड़ा सा रीअरेंज करूं, इसको इधर बुला लूं, इसको उधर भेज दूं सर, तो ये बन जाएगा AP, ये इस तरफ आएगा तो नीचे हो जाएगा OA, OA बोलो AO बोलो एक ही बात है सर, बराबर। अब ये जो BQ है सर, ये BQ इस तरफ चला जाएगा, तो BQ इधर जाएगा तो ये हो गया आपका BQ और नीचे क्या है सर आपका OB। तो आपको दिख रहा होगा कि प्रॉपर मैथमेटिक्स लगाने के बाद भी ये जो कहानी है रेशो की ये सेम आ रही है, जो कि ऑलरेडी आपने देख लिया था सर कि AP बाई AO और BQ बाई OB बराबर आना चाहिए था, लॉजिकली हमने देखा था और मैथमेटिक्स लगा के आ भी रहा है। इसी तरीके से अगर आप इस ट्रायंगल को और इस ट्रायंगल को सिमिलर कर दोगे तो ये वाली कहानी भी आ जाएगी सर। तो प्रॉपर मैथमेटिक्स से सिमिलैरिटी से भी ये वाली बात साबित हो जाती है। तो यहां पे टाइटल क्या था सर? टाइटल ये था कि सेम एंगल है लेकिन डिफरेंट ट्रायंगल्स हैं। तो अब तेरा क्या होगा कालिया, यानी कि अब टी रेशियो का क्या होगा? तो हमने जाना सर कि अगर एंगल सेम है, सेम टारगेट एंगल अगर मेरे अलग अलग साइज के राइट एंगल ट्रायंगल्स में है तो ट्रायंगल की साइज से फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि अगर एंगल सेम है तो उस पर्टिकुलर टी रेशियो की वैल्यू हर जगह सेम आएगी, चाहे ट्रायंगल कोई भी हो। यानी कि अगर साइन पे बात करेंगे तो हर जगह उस सेम एंगल के लिए साइन थीटा की वैल्यू सेम आएगी। अगर कॉस की बात करेंगे तो कॉस थीटा की वैल्यू हर जगह सेम आएगी। अगर टैन पे बात करेंगे तो टैन थीटा की वैल्यू हर जगह सेम आएगी। तो ये लफ्ज को ध्यान रखिएगा, जिस टी रेशियो पे बात करोगे उसी टी रेशियो पे हर जगह बात करना, तब सेम आएगी सर। यानी साइन पे बात कर रहे हो तो उस एंगल पे हर जगह, हर ट्रायंगल पे साइन पे ही बात करोगे, तब हर जगह साइन सेम आएगा। कॉस पे बात करोगे तो हर जगह कॉस पे बात करोगे, कॉस सेम आएगा। टैन पे हर जगह बात करोगे, टैन सेम आएगा। कॉट पे हर जगह बात करोगे, कॉट सेम आएगा। सेक पे हर जगह बात करोगे, सेक सेम आएगा। कोसेक पे हर जगह बात करोगे, कोसेक सेम आएगा सर। तो ये मजेदार कहानी सभी को समझ में आए, बिल्कुल आनी चाहिए। फटाफट एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो इसके साथ टी रेशियोज में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो चैप्टर के जितने भी कंसेप्ट हो सकते थे सब एक ही लेक्चर में हमने धुएं में उड़ा दिया। अब नेक्स्ट लेक्चर में इस पे बेस तगड़े सवाल देखने वाले हैं, सबको अच्छे से वैरायटी के फॉर्म में डिस्कस करेंगे सर। तो उम्मीद करूंगा इस लेक्चर में आपको मजा आया। अगर आपने लेक्चर एंजॉय किया, अगर आपको फील आई टी रेशियो की सर, तो सेशन को लाइक ज़रूर करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करिएगा, उनको बताइएगा कि कोई ऐसे मैथ्स के टीचर हैं जो आप लोगों के लिए इतनी ज़्यादा मेहनत करते हैं। तो यहाँ पे मैं बोलना चाहूँगा कि सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। अगर आपको कहीं पे भी कोई डाउट रह गया हो, जिसके चांसेस बहुत कम है, लेकिन फिर भी अगर रह गया हो सर, तो जहाँ पे डाउट आया है ना वहाँ पे लेक्चर को फिर से प्ले करके देखो, डाउट क्लियर हो जाएगा। अगर लग रहा है सर उसके बाद भी डाउट क्लियर नहीं हो रहा है, तो जहाँ पे डाउट है वहाँ पे थोड़ा सा स्लो मोशन में प्ले करके देखो, तब पक्का क्लियर हो जाएगा। अगर इतना करने के बाद भी डाउट क्लियर नहीं हुआ तो मैं हूं ना, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। प्रिंस सर हमेशा फ्री होने पे आपके डाउट्स को क्लियर करने की कोशिश करते हैं।
तो इसके साथ इस लेक्चर की कहानी को एंड करते हैं सर। लेक्चर एंजॉय किया तो शेयर करिए, लाइक करिए। तो मिलते हैं सर नेक्स्ट लेक्चर में अब सवालों के साथ, और सवालों को भी धुएं में उड़ा देंगे। तब तक के लिए सायोनारा, टाटा, बाय बाय।